घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1961। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1961। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग वास्तव में शुई बिंग्यान को अपने साथ एक ही कमरे में रहने देना चाहता था। शुई बिंग्यान अभी भी एक बच्चे की तरह थी और वह उसके साथ बिल्कुल भी सहज नहीं हो पा रहा था। इस समय फेंग यूजी बंद दरवाजे की साधना से बाहर आए। उसने चेन जियांग की आवाज़ लिविंग रूम से आती सुनी और तुरंत चली गई। शुई बिंग्यान को देखकर फेंग यूजी थूक उठी। उसने नहीं सोचा था कि चेन जियांग सिर्फ एक महीने पहले ही बाहर गया था और उसे इतनी अच्छी लड़की मिल गई थी। फेंग यूजी का चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था, जिससे तीन गू ब्रदर्स और अन्य दो चुपके से हंसने लगे और वे चतुराई से भाग गए, हालांकि वे वास्तव में देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। शुद्ध शुई बिंग्यान को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि क्या हो रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि फेंग यूजी एक अच्छी दिखने वाली महिला थी, तो वह उसके प्रति बहुत ही अंतरंग भावना रखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया, नमस्ते बड़ी बहन। तुम उसके द्वारा कैसे धोखा खा गईं? फेंग यूजी उसके पास आए। वह पहले से ही जानती थी कि चेन जियांग कौन था। हालांकि वह ईर्ष्यालु थी। वह शुई बिंग्यान के प्रति कोई बुरी अभिव्यक्ति नहीं करेगी, इसके बजाय उसे अपनी छोटी बहन की अच्छी देखभाल करने की जरूरत थी। इसे इतना बुरा मत बनाओ, उसके और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहन फेंग, यह मामला तब और महत्वपूर्ण हो जाएगा जब हम अपने कमरे में वापस जाएंगे। मैं बीस्ट डिवाइन पैलेस गया और क्यूशी को देखा। फेंग यूजी और चेन जियांग कुछ समय से साथ थे, इसलिए वह पहले से ही चेन जियांग को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। उसकी आंखों में नज़र देखकर वह जानती थी कि चेन जियांग झूठ नहीं बोल रहा था और उसके सामने जो लड़की थी वह वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। लेकिन उसे अभी भी लगता था कि भविष्य में चेन जियांग द्वारा उसे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया जाएगा। फेंग यूजी ने भी युए को देखा जो शुई बिंग्यान के गले में था। ये देखकर कि युए बहुत प्यारा था, वह कुछ देर के लिए उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उसने युए को गले लगाया तो वह भौचक्की रह गई और फिर उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और वह चौंककर बोली, यह आभा, ये स्टार और वर्धमान जानवर है। चलो अंदर बात करते हैं। चेन जियांग ने अपनी आवाज़ कम की और आगे बढ़कर फेंग यूजी और शुई बिंग्यान को अंदर ले आया। जब तीन गू भाइयों ने दूर से ये देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस लड़के में वाकई बहुत हुनर है। वह इतनी जल्दी उन्हें मात देने में कामयाब हो गया। सबसे बड़े गू ने आह भरी। ... कमरे में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने कहा, ये शुई बिंग्यान है। उसने मेरी जान बचाई। ये युए एर है, जो जानवरों के दिव्य महल में रहस्यमय बिल्ली का बच्चा है, जिसका आपने पहले उल्लेख किया था। उसने मेरे परीक्षण के दौरान मेरी बहुत मदद की। ये फेंग यूजी है। चेन जियांग ने दोनों पक्षों का संक्षिप्त परिचय दिया। हो सकता है कि वे भविष्य में कुछ समय के लिए यहाँ रहें। युए ने उत्तर दिया, मुझे 9 दिव्य राजाओं से विरासत मिली है। मुझे ये पता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी सर्वोच्च दिव्य महल में थी। फेंग यूजी को पता था कि युए बोल सकती है, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। स्टार मून डिवाइन रेस में बिल्लियां राजसी होती हैं और बीस्ट डिवाइन पैलेस में तुम्हारा स्थान कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम एक शुद्ध सफ़ेद स्टार मून डिवाइन कैट हो। चेन जियांग युए एर को देखकर चौंक गया। उसके शरीर पर फर वास्तव में बहुत सफ़ेद और शुद्ध था। म्याओ, युए चिल्लाया, हालांकि बीस्ट डिवाइन पैलेस में मेरा स्थान कम नहीं है, लेकिन यह उच्च भी नहीं है। राजकुमार डिवाइन शेरों की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। दिव्य शेर जाति की बात करते हुए फेंग यूजी को तुरंत क्यूइशे का ख्याल आया। क्यूइशे और अन्य दिव्य जानवरों को शुरू में 9 दिव्य राजाओं द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन अब फेंग यूजी को कुछ संबंधित मामलों के बारे में पता था। क्यूइशे को क्या हुआ है? वह यहाँ कैसे आया? फेंग यूजी ने पूछा। वह राजकुमार दिव्य शेरों के अधीनस्थों द्वारा घायल हो गया था और लगभग मर गया था। अब जब वह शेर राजा की कब्र पर चला गया है तो उसका जन्म और पालन पोषण सुपर गॉड दायरे में हुआ था। जब तक वह अपनी यादों को जगाता है, वह आसानी से आगे पीछे जा सकता है। यू एर ने फेंग यूजी को जवाब दिया, लेकिन चेन जियांग ने उससे यह नहीं पूछा कि वह सुपर गॉड दायरे में कैसे पहुंचा। फेंग यूजी शुई बिंग्यान के पास गया और उसके खूबसूरत छोटे चेहरे को छुआ। तभी शुई बिंग्यान ने हल्की मुस्कान दी। बड़ी बहन, तुम बहुत आकर्षक हो। तुमने मुझे लगभग मोहित कर लिया। तुम बहुत अद्भुत हो। तुम वास्तव में मेरे छिपे हुए आकर्षण को देख सकते हो। फेंग यूजी ने हंसते हुए कहा, बिंग्यान, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? बहन फेंग, तुम्हें उसे भविष्य में इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए ले जाना होगा। वह बहुत शक्तिशाली है और उसने एक ही झटके में स्वर्गीय देवता सिल्वर शेर को मार डाला और अपने दिव्य देवता का कोई निशान भी नहीं छोड़ा। चेन जियांग ने कहा। फेंग यूजी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शुई बिंग्यान इतना शक्तिशाली था कि वह भगवान स्तर के अन्य रैंकर्स को एक ही बार में मार सकता था। हालांकि वह बहुत मासूम लग रही थी और उसे यहाँ तक लाया था।
बड़ी बहन, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी उम्र की हूँ। मैं बहुत सोती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं हर बार कितनी देर सोती हूँ। शुई बिंगयान ने अपने गाल फुलाए और याद करने की कोशिश की कि वह कितनी उम्र की है, लेकिन वह याद नहीं कर पाए। उसे लगा कि फेंग यूजी को संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण उसे अपराधबोध हो रहा होगा। शुई बिंगयान के शर्म से भरे खूबसूरत चेहरे को देखकर फेंग यूजी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह के सवाल पर इतनी उलझन में होगी, और उत्सुकता से हंसी। ये ठीक है, चूंकि आपने मुझे बड़ी बहन कहा है, तो अब से आप मेरा अनुसरण करेंगी। मैं किसी भी बुरे लोगों को आपको धमकाने नहीं दूंगी। जब उसने कहा कि यह एक बुरा आदमी है, तो उसने चेन जियांग की ओर एक नज़र डाली। धन्यवाद बड़ी बहन, आप बहुत अच्छी हैं। शुई बिंगयान मुस्कुराए। युए ने हंसते हुए कहा, तो बुरे लोग यहाँ हैं। चेन जियांग ने युए एर को चुटकी लेते हुए कहा, तुम छोटी सी बिल्ली, तुम मुझसे और कितनी बातें छिपाने की कोशिश कर रही हो। फेंग यूजी ने युए एर के छोटे से सिर को छुआ। युए एर, तुम्हें रूपांतरित होने में सक्षम होना चाहिए। स्टार और क्रिसेंट बीस्ट के शाही परिवार के सदस्य के रूप में तुम्हें बहुत आसानी से रूपांतरित होने में सक्षम होना चाहिए। मैं एक जानवर जाति हूँ और मेरे लिए मानव रूप लेना अभी भी बहुत मुश्किल है। मैं भी जल्द से जल्द मानव रूप लेना चाहती हूँ ताकि मुझे पूरे दिन इस तरह से परेशान न होना पड़े। युएर ने असहाय होकर कहा। चेन जियांग और फेंग यूजी का रिश्ता पहले से ही बहुत करीबी था। उसने फेंग यूजी को बताया कि वह शुई बिंगयान से कैसे मिला और यह भी कि उसने दाओ हॉटस्टोन कैसे प्राप्त किया। फेंग यूजी को नहीं पता था कि यह मिशन कितना खतरनाक था, लेकिन वह जानती थी कि सोल हॉल के मुख्य हॉल मास्टर जू जियांग उसे बहुत सारे इनाम देंगे। वह जानती थी कि यह बेहद खतरनाक होगा, लेकिन उसने इसके लिए चेन जियांग को दोषी ठहराया। वह सागर देवताओं के राज्य से नहीं, बल्कि 9 स्वर्गों की दुनिया से आया था। 9 स्वर्गों की दुनिया का परिसंचरण और विकास की गति पहले ही मेरी कल्पना से परे हो चुकी है, और मुझे डर है कि 9 दिव्य राजाओं ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। फेंग यूजी के शब्दों ने चेन जियांग और युएर को बहुत हैरान कर दिया। समुद्र का अधिकांश पानी 9 स्वर्ग दुनिया से आया था। शुई बिंगयान ने पहले भी कहा था कि जो समुद्र पहले इतना बड़ा था, वह कुछ समय पहले अचानक बड़ा हो गया था। युएर ने कहा, उस स्थिति में अब से 9 स्वर्ग लोग सीधे देवताओं के दायरे में चले जाएंगे और उसके साथ विलीन हो जाएंगे। ये सही है, इसलिए मुझे चिंता है कि 9 देव राष्ट्र हस्तक्षेप करेंगे। फेंग यूजी ने कहा, अगर यह वास्तव में हुआ तो उनके लिए हस्तक्षेप करना बेकार होगा। प्रकृति की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे वे हरा सकें। अधिक से अधिक वे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करेंगे, लेकिन 20 डिवाइन पैलेस उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। युएर ने कहा। शुई बिंगयान चुपचाप सुन रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बिल्कुल भी उबाऊ नहीं लग रहा था और उसे उसकी बातें सुनने में मजा आ रहा था। इसके अलावा उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था और पूरी यात्रा के दौरान उसने युएर और चेन जियांग को बाहरी दुनिया में होने वाली कई चीजों के बारे में बात करते हुए सुना था। जानवर दिव्य महल उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं देता? यही बात चेन जियांग भी पूछना चाहता था, उसे भी नहीं पता था। फेंग यूजी ने कहा, उस समय 20 डिवाइन पैलेस ने 9 दिव्य राजाओं से वादा किया था कि वह 9 स्वर्गों की रक्षा करेगा और उन्हें 9 देवताओं के राष्ट्र के हाथों में पड़ने से रोकेगा। अगर उन्होंने अभी भी यह वादा निभाया तो 20 डिवाइन पैलेस उन्हें उस समय रोक देगा। 9 दिव्य राजाओं और उनके बीच संबंध न केवल अच्छे थे, उन्होंने न केवल कई वर्षों पहले मर चुके बड़ी संख्या में शक्तिशाली दिव्य जानवरों को पुनर्जीवित किया था, बल्कि अभी भी ऐसा समझौता था। हाँ, 9 दिव्य राजा 4 दिव्य जानवरों के उपकार करता है और जानवर दिव्य महल 4 दिव्य जानवरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। युएर ने सिर हिलाया। युएर स्टार और अर्धचंद्राकार जानवरों में से एक था और दिव्य शेर जाति उनमें से एक थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1962। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1962। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। चेन जियांग और अन्य लोग चर्चा कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई आंगन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 3 गु भाई पहले ही जा चुके थे, जबकि लुओ तियानजुन अभी भी अपने एकांत में गोलियां बना रहा था। यह हेल्ड यी है। जब चेन जियांग ने इस आभा को महसूस किया तो वह चिंता में पड़ गया। पहले यी बिडोंग ने कहा था कि उसे दिव्य राष्ट्रों द्वारा बुलाया गया था और यह बहुत संभव था कि यह उसके लिए था। चेन जियांग ने जल्दी से दरवाजा खोला। यी बिडोंग के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसे पता चल गया कि वह कोई अच्छी खबर नहीं लाएगा। जब यी बिडोंग अंदर आया तो उसने फेंग यूजी और शुई बिंगयान को देखा जो अभी अभी बाहर निकले थे, और जब उसने युएर को देखा जो उड़कर ऊपर आ रही थी तो वह और भी हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जाने के कुछ समय बाद ही चेन जियांग पहले से ही 2 महिलाओं को साथ लेकर आया था, यहाँ तक कि 20 डिवाइन पैलेस की बिल्ली लड़की को भी उसने अंदर लाया था। यी बिडोंग ने फेंग यूजी को पहचान लिया, इसलिए जब उसने उसे देखा तो उसने सिर हिलाया। चलो अंदर बात करते हैं, यी बिडोंग ने कहा। हॉल में प्रवेश करने के बाद यी बिडोंग बैठ गया और फेंग यूजी द्वारा लाई गई चाय के कुछ घूंट पिए, फिर कहा,
कुल मिलाकर ये बहुत बुरा नहीं है। उन दिव्य राष्ट्रों को पहले से ही पता था कि आप सर्वोच्च दिव्य महल में थे और उन्होंने आपसे निपटने की योजना भी बनाई। फैंग यूजी ने कहा, एल्ड यी, 9 देव राष्ट्र के पास सर्वोच्च दिव्य महल में कितनी शक्तियां बची हैं? यीबिडोंग उनमें से एक था। चेन जियांग यीबिडोंग की पहचान के बारे में अधिक उत्सुक था, क्योंकि वह 9 दिव्य राजाओं के पक्ष में था, लेकिन उन दिव्य राष्ट्रों ने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। वे चीज़ों पर चर्चा करने के लिए उसकी तलाश भी करते थे। बॉक्सिंग हॉल और स्वॉर्ड हॉल मूल रूप से एक जैसे ही हैं। डैन हॉल और सोल हॉल दोनों तटस्थ हैं, लेकिन मैं और कुछ बुजुर्ग सभी 9 दिव्य राजाओं के प्रति पक्षपाती हैं। उन 9 दिव्य राष्ट्रों के पास अभी बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं और उन्हें केवल चेन जियांग की थोड़ी चिंता है। वे उससे निपटने के लिए बहुत भयानक शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। यीबिडोंग ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने जो चीज़ें भेजी हैं वे काम नहीं करती हैं तो वे उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, इसलिए चेन जियांग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुझे लगता है कि उसे अधिकतम 10 वर्षों में छोड़ना होगा। चेन जियांग ने जवाब दिया, 10 साल का समय पर्याप्त है। यीबिडोंग ने अपना सिर हिलाया, 2 महीने में ये 4 महान हॉलों की महान प्रतियोगिता होगी। उस समय दिव्य राष्ट्र प्रतियोगिता की निगरानी के लिए लोगों को भेजेंगे, क्योंकि वे इन प्रतियोगिताओं से सबसे उत्कृष्ट शिष्यों का चयन करेंगे। फैंग यूजी ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, एल्ड यी, क्या दिव्य राष्ट्र मेरी स्थिति के बारे में जानते हैं? मैं दिव्य राष्ट्रों पर एक नज़र डालना चाहता हूँ। फैंग यूजी यहाँ इसलिए आया था ताकि दिव्य राष्ट्रों के बारे में जांच करने का अवसर मिल सके। जहाँ तक यीबिडोंग का सवाल है, वह केवल थोड़ा ही जानता था। वह अक्सर उन दिव्य राष्ट्रों में नहीं रह सकता था, इसलिए उसे विवरणों के बारे में भी पता नहीं था। तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं हो, और अगर उन्हें लगता है कि तुम बुरे नहीं हो तो भी वे तुम्हें अपने दिव्य राष्ट्रों में भर्ती करने की योजना बनाते हैं। उनकी नज़र में तुम 9वें स्वर्ग की देवी उनके लिए कुछ भी नहीं हो। यीबिडोंग ने आह भरी, ये दिव्य राष्ट्र अब 9 दिव्य राजाओं के मामलों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि ये दिव्य राष्ट्र बहुत डरावने हो गए हैं। अगर वे फिर से जीवित भी हो जाएं तो भी उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। अब 9 देवताओं के राष्ट्र के बारे में और भी अधिक उत्सुक था। ये सोचना कि 9 दिव्य राजा वास्तव में इतने शक्तिशाली थे। उसकी नज़र में 9 दिव्य राजा एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व थे। वह केवल फंस गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भले ही 9 दिव्य राजा रिहा हो जाएं, फिर भी वे उसे हरा नहीं पाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान दिव्य राष्ट्रों के लोग आएंगे और आपकी स्थिति पर नज़र डालेंगे। यीबिडोंग ने जाने से पहले उसे एक बार फिर चेतावनी दी। ये सिर्फ 2 महीने दूर था। हालांकि यीबिडोंग ने कहा कि 9 देवताओं के राष्ट्र ने उससे निपटने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी वह अपने दिल में बहुत बेचैन था। जब चेन जियांग अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि शुई बिंगयान और युए खेल रहे थे। चेन जियांग को चेहरे पर गंभीर भाव लिए वापस आते देख युए ने पूछा, क्या हुआ? युए, बहन फैंग, इन 2 महीनों में आप दोनों के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप बिंगयान को जल्द से जल्द मानव दुनिया से परिचित होने दें। अगर कुछ और हुआ तो मुझे सर्वोच्च दिव्य महल छोड़ना पड़ सकता है। चेन जियांग ने कहा, 9 देवताओं का राष्ट्र मेरे खिलाफ कदम उठा सकता है। फैंग यूजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एल्ड यी ने कहा कि यह अभी तक इतना गंभीर नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, कहना मुश्किल है, क्योंकि एल्ड यी को मेरी स्थिति के बारे में पता नहीं है। अगर 9 देवताओं के राष्ट्र द्वारा भेजे गए लोगों को मेरे रहस्य के बारे में पता चल जाए तो शायद बात अलग हो। चेन जियांग ने फैंग यूजी को 8 मिलियन शेन युआन पत्थर दिए। वह इस समय अवधि के दौरान जितनी जल्दी हो सके कुछ दिव्य दवा खरीदना चाहता था। मुझे नहीं पता कि उस ZAO के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ दुर्लभ दिव्य दवाइयाँ हैं। मैंने पहले भी पूछा है, न केवल इस आदमी ने मुझे उन्हें बेचा, बल्कि उसने थरीगो ब्रदर्स सहित अन्य गोलियों के लिए उससे कुछ कीमती दिव्य दवाइयाँ भी खरीदी। फैंग यूजी ने कहा, लेकिन उसने कभी भी उसी तरह की कोई दिव्य दवा नहीं बेची है। ऐसा लगता है कि वह नहीं जानता कि उन्हें कैसे दोहराया जाए। इस बारे में बात करते हुए चेन जियांग को लगा कि ZAO के पास एक प्राचीन दिव्य औषधि उद्यान है। ऐसा लगता है कि इस बार वह दिव्य औषधि को नष्ट करने वाला है। चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा, बहन फैंग, आपकी बेहतर जोंगपिन दवा कैसी है? आपका रीजनरेशन डैन आपके व्यवसाय से लूट लिया गया था, क्या इन कुछ दिनों में कोई बदलाव आया है? मुझे नहीं पता कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने वाकई रीजनरेशन डैन को बहुत सस्ते में बेच दिया। इसके अलावा उनके पास काफ़ी रीजनरेशन डैन थे। फैंग यूजी ने उपहास करते हुए कहा, मैंने इन दोनों लोगों को पहले भी देखा है। वे दोनों युवा और गुस्सैल बच्चे हैं और उनके मन में मेरे प्रति कुछ बुरे इरादे भी हैं। चेन जियांग ने फैंग यूजी के चेहरे को सहलाया और हंसा, सिस्टर फैंग को ऐसा आकर्षण रखने के लिए किसने कहा? जब मैं अपने संशोधित रीजनरेशन डैन को परिष्कृत कर लूँगा तो मैं इन 2 छोटे भूतों को चुनौती दूंगा। फैंग यूजी ने अच्छी प्रगति की है, अन्यथा वह इतना आश्वस्त नहीं होता।
रात में चेन जियांग और फैंग यूजी ने पृथ्वी कक्ष के नीचे आराम किया, जबकि युएर और शुई बिंग्यान ने ऊपर आराम किया। बेसमेंट का कमरा काफ़ी बड़ा था और बिस्तर लगाना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। चेन जियांग और फैंग यूजी 1 महीने से यहाँ थे और जब से वे वापस आए हैं, उन दोनों को स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आना पड़ा। इसके अलावा फैंग यूजी ने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपने कुछ स्पिरिट पल का इस्तेमाल किया था। सुबह जब वह उठा तो चेन जियांग को एहसास हुआ कि फैंग यूजी उसके पास नहीं था। फैंग यूजी हमेशा उससे पहले उठ जाता था और जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने पाया कि युए और शुई बिंग्यान भी वहां नहीं थे। बिंग्यान और युएर को सिस्टर फैंग के साथ बाहर जाना चाहिए था। चेन जियांग ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और आंगन से बाहर चला गया, उसने देखा कि जियो चो चल रहा है। मास्टर, जियो चो चिल्लाया और जल्दी से भाग गया। उससे पहले ही चीफ हॉल मास्टर से पता चल चुका था कि चेन जियांग ने मिशन का आदेश पूरा कर लिया है। जू शियांगयुआन ने कहा कि इसे गुप्त रखना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि जियाओ चौ को बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ चौ उसका शिष्य था, इसलिए जियाओ चौ को इसके बारे में पता था। मास्टर, आपने ये कैसे किया? शुरू में उसने सोचा था कि चूंकि उसके पास एक देव जानवर की ताकत है, इसलिए वह चेन जियांग से भी अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि अब वह ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मुख्य हॉल मास्टर जू जियांगयुआन भी उस मिशन को पूरा करने में असमर्थ था जिसे चेन जियांग ने पूरा किया था। हे, ये तो बस किस्मत है, इसीलिए तो तुम मुझे ढूंढने आए हो। चेन जियांग हंसा। क्या मैंने आपको पिछली बार 5 लाख शेन युआन पत्थर नहीं दिए थे? मास्टर, अब जब आपके पास 10 लाख से अधिक शेन युआन पत्थर हैं, तो क्या आप मुझे वह 5 लाख लौटा सकते हैं? जियो चौ ने हंसते हुए कहा, मैं अब बहुत गरीब हूँ। जियाओ चौ ने उसे एक स्टोरेज बैग फेंक दिया था। आखिरकार जियाओ चौ उसका शिष्य था, इसलिए वह इतना कंजूस नहीं हो सकता था। अभी उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फेंग यूजी जो जड़ी बूटियां खरीदने जा रहा था, वे ज़्यादातर बहुत महंगी थीं, और मध्यम श्रेणी की रहस्यमय दवा जो उसने पहले खरीदी थी, वह 4 मिलियन शेन युआन पत्थर के लोगों के पास चली गई थी। जहां तक बोन लेवल डैन और फेंग यूजी के शांगपिन डैन की बात है, वे निश्चित रूप से बहुत महंगे थे। इसलिए इससे पहले कि फैंग यूजी एक दिव्य गोली को परिष्कृत कर सके जो उसे बड़ी मात्रा में शेन युआन पत्थर अर्जित करने की अनुमति दे सके, उसके पास अधिक शेन युआन पत्थर को परिष्कृत करना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल आप इसे रख सकते हैं। जब भविष्य में मुझे इसकी कमी महसूस होगी तो मैं आपसे इसे मांग लूंगा। चेन जियांग ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा, आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप आमतौर पर शेन युआन स्टोन खर्च नहीं करते हैं, है ना? बेशक मैं इसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करूंगा। जियो चोऊ का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि 5 लाख शेन युआन पत्थर जल्द ही चेन जियांग द्वारा छीन लिया जाएगा। जियो चाओ ने कहा, मास्टर, दादाजी ने मुझे बताया कि सॉवरेन गॉड दायरे और देवताओं के 6 मार्गों के बीच खतरनाक जगह में दिव्य औषधि का एक प्राकृतिक खजाना है। वहां अंदर कई जोंगपिन दवाएं मिलना आसान है। क्या आपको अभी इनकी कमी नहीं है? जियाओ चोऊ ने जिस दादा के बारे में बात की थी, उसका नाम जू जियांगयुआन था। जू जियांगयुआन ने जियाओ चोऊ को उसे खोजने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि उसे यह खबर दे सके। क्या ये लोग जानते हैं? चेन जियांग ने इधर उधर देखा। उसे डर था कि कोई सुन लेगा। कुछ लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए मास्टर को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियो चोऊ ने अचानक अपनी आवाज़ कम कर दी। मास्टर, ज़ेडेओ नाम का वह आदमी अक्सर उस जगह जाता है। आप और मास्टर की पत्नी अक्सर दिव्य दवाइयाँ खरीदते थे, इसलिए इस आदमी ने आपको पहले भी मारा होगा। चेन जियांग का दिल द्रवित हो गया। उसे संदेह था कि ज़ेडेओ ने किसी तरह के रहस्यमय औषधीय उद्यान की खोज की है, और यह वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। बस बात यह थी कि वह जगह बहुत रहस्यमयी जगह नहीं थी, वह बस बहुत खतरनाक थी। ज़ेडेओ के पास उस जगह में प्रवेश करने का अपना रास्ता होगा। यही कारण था कि वह समय समय पर कुछ कीमती दिव्य औषधि प्राप्त करने में सक्षम था। वह व्यक्ति वर्तमान में बहुत अमीर है और वह बहुत रहस्यमय है। हालांकि उसके पास केवल स्वर्ग के देवता का नाम है, लेकिन उसकी शक्ति और भी अधिक होनी चाहिए। जियो चोऊ ने कहा, मास्टर, अगर आपके पास करने के लिए कुछ और नहीं है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बेशक चेन जियांग को जाकर देखना था। जियो चोऊ को बाहर निकालने के बाद वह सुप्रीम हॉल में गया, ये सोचकर कि फैंग यूजी वहां होगा। वे सुबह आए और चले गए। उस लड़की ने कहा कि वह औषधीय सामग्री खरीदने जा रही है। बूढ़े आदमी ने चेन जियांग से कहा, बड़े, जिस क्षेत्र में 6 मार्ग और एक सर्वोच्च प्राणी मिलते हैं, क्या वहां कोई खजाना है जिसमें बड़ी मात्रा में दिव्य औषधियां हैं? चेन जियांग ने पूछा। बूढ़ा आदमी बहुत सी चीजें जानता था, वह बहुत ज्ञानी होना चाहिए। हाँ, तुम जाना चाहते हो? बूढ़ा आदमी अब चेन जियांग को कम नहीं आंक रहा था। मुझे कुछ उपयोगी जानकारी दो। चेन जियांग ने सिर हिलाया। मैं अंदर दिव्य औषधि की तलाश करना चाहता हूँ।
बूढ़े व्यक्ति ने एक जेड टैबलेट निकाली और उसे चेन जियांग को सौंप दिया। ये सब अंदर है, लेकिन यह वास्तव में कुछ खास नहीं है। वहाँ एक रहस्यमय खजाना है और यह एक स्वतंत्र स्थान है और यह अंदर से अपेक्षाकृत बड़ा है और यहाँ तक कि एक निश्चित मात्रा में खतरा भी है। हालांकि वहाँ कई दिव्य औषधियाँ हैं, लेकिन हर कोई बहुत सारी नहीं पा सकता है। इसके लिए एक निश्चित मात्रा में भाग्य की आवश्यकता होती है। चेन जियांग सुप्रीम हॉल से लौट आया और अपने कमरे में धैर्यपूर्वक फैंग यूजी और अन्य लोगों के लौटने का इंतजार करने लगा। दोपहर में शुई बिंगयान और फैंग यूजी एक दूसरे का हाथ थामे हुए वापस लौटे। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, यूएर मेरे साथ आ रही है। बिंगयान, तुम सिस्टर फैंग के साथ यहीं रह सकती हो, चेन जियांग ने कहा। शुई बिंगयान ने फैंग यूजी के साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे वह उसकी अपनी बड़ी बहन हो। फैंग यूजी ने भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। आज वह उसे कुछ छोटे गांवों में खेलने के लिए ले गया और उसके लिए कई अच्छी चीजें खरीदीं। मैं बड़ी बहन की बातें जरूर मानूंगी। बड़े भाई शेन, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुई बिंगयान को भी समझ में आ गया कि चेन जियांग उसके बारे में क्यों चिंतित थी, क्योंकि वह वर्तमान में इस दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। एक तरफ यह इसलिए था क्योंकि उसे चिंता थी कि उसका सामना किसी बुरे व्यक्ति से होगा, और दूसरी तरफ उसे चिंता थी कि वह बेतरतीब ढंग से अपनी भयानक ताकत का इस्तेमाल करेगी। अब जा रहे हो? इतनी जल्दी में? हम कहाँ जा रहे हैं? फैंग यूजी ने पूछा। चेन जियांग ने उसे जैड की गोली दी और उसके अंदर की सामग्री दिखाई। ये वही जैड की गोली थी जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी और उस पर दिव्य औषधि खजाने की भूमि के बारे में जानकारी लिखी थी। फैंग यूजी ने पढ़ना समाप्त करने के बाद सुखद आश्चर्य में कहा, वह ZAO ही वह दिव्य औषधि होनी चाहिए जो हमें यहाँ से मिलती है। अगर हमें अंदर से वह दिव्य औषधि मिल जाए जिसकी हमें आवश्यकता है, तो हमें उसे उस आदमी से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम मर भी सकते हैं। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिंगयान की अच्छी देखभाल करना, मैं निश्चित रूप से अच्छी फसल लेकर लौटूंगा। चेन जियांग ने यूएर को लाया और जल्दी से सर्वोच्च दिव्य महल छोड़ दिया। उसके जाने के 6 घंटे बाद लगभग शाम हो गई थी। यीबिडोंग अचानक एक बदसूरत चेहरे के साथ आया। चेन जियांग कहाँ है? यीबिडोंग ने चेन जियांग को नहीं देखा, इसलिए उसने फैंग यूजी से पूछा। वह बाहर चला गया। कुछ घंटे हो चुके हैं। एल्दही, क्या आपको उससे कुछ चाहिए? फैंग यूजी ने पूछा। कुछ समय पहले वह बीस्ट डिवाइन पैलेस गया था। बीस्ट डिवाइन पैलेस ने हमें एक संदेश भेजा जिसमें हमें चेन जियांग की जांच करने और ये पूछने के लिए कहा गया कि क्या उसे सिल्वर लान के बारे में कुछ पता है। यीबिडोंग ने भौहें सिकुड़ी। उसे नहीं पता था कि चेन जियांग दाओ हॉटस्टोन खोजने जा रहा है। हमें उसके वापस आने का इंतजार करना होगा। वह 1 महीने से ज्यादा समय के लिए चला गया था। फैंग यूजी को पता था, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी। वह सिल्वर लायन प्रिंस डिवाइन लायंस के अधीनस्थों में से एक था। अगर प्रिंस डिवाइन लायंस को पता चल जाता, तो इस तरह का व्यक्ति जो चेहरे से प्यार करता है, निश्चित रूप से उसकी तलाश में आता। यीबिडोंग ने अपना सिर हिलाया। इसका उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चेन जियांग में अब थोड़ी ही ताकत बची है। मैंने उस सिल्वर शेर को पहले भी देखा है। मुझे भी उससे निपटने के लिए थोड़ा और प्रयास करना होगा। चेन जियांग से और क्या चाहिए? फैंग यूजी ने क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, चेन जियांग अभी भी बहुत कमजोर है। वह मूल रूप से इस तरह की जगह में कुछ भी नहीं है। फैंग यूजी अब शुई बिंगयान की ताकत पर और भी हैरान था। उसने पहले उसे बताया था कि शुई बिंगयान ने सिल्वर शेर को एक पल में ही मार दिया था। वह एक छोटी लड़की की तरह आंगन में तितली का पीछा कर रहा था। फिर जब वह वापस आएगा तो मैं इसके बारे में पूछूंगा। बीस्ट डिवाइन पैलेस बाद में लोगों को भेजेगा। मुझे चेन जियांग को ढूंढकर इसके बारे में पूछना पड़ सकता है। यीबिडोंग ने हॉल से बाहर निकलते हुए कहा। जब वह आंगन से गुजरा तो उसने शुई बिंगयान पर नजर डाली जो उसके साथ खेल रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह चेन जियांग द्वारा बाहर से वापस लाया गया था। यीबिडोंग भी शुई बिंगयान की असली ताकत को देखने में असमर्थ था, जिसने उसे गुप्त रूप से आराम करने की अनुमति दी। यही कारण था कि चेन जियांग उसे साथ लाया था। अगर उस खजाने की भूमि में वास्तव में बड़ी मात्रा में दिव्य दवाएं थीं, तो वह यूएर को कुछ चक्करों के लिए साथ ला सकता था और वह उन्हें महसूस करने में सक्षम हो जाती। रास्ते में चेन जियांग को किसी भी पौराणिक विशेष देव जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा कहा जाता था कि जब तक वे सर्वोच्च दिव्य महल से दूर थे, तब तक उनका सामना किसी शक्तिशाली विशेष देव जानवर से होगा। अगर उनके पास विशेष देव जानवर को पीछे हटाने की ताकत नहीं थी, तो ये बेहद खतरनाक होगा। चेन जियांग सड़क पर बेहद सतर्क हो गया क्योंकि पिछली बार जब उसने सुप्रीम दिव्य पैलेस छोड़ा था, तो पहले से ही 2 देवता उसका पीछा कर रहे थे। 2 तलवार हॉल के स्वर्गीय भगवान चेन जियांग के बारे में सोचते हुए वह फिर से चिंतित होने लगा।
क्योंकि तलवार हॉल के बुजुर्गों ने पहले ही उसे निशाना बनाया था और उसकी भगवान हत्या तलवार तकनीक को छीनना चाहते थे, इसलिए उसे और अधिक राहत इस बात से मिली कि तलवार हॉल ने अभी भी झांग जुओ की मौत के कारण की जांच नहीं की थी। इस तरह वे अब उस पर शक नहीं करेंगे। जैसे ही चेन जियांग ने सोचा कि वह भाग्यशाली है कि रास्ते में उसे विशेष देव जानवर से मुलाकात नहीं हुई, उसकी आंखों के सामने बिजली का एक बोल्ट चमका और उसकी छाती पर लगा। वह आभा से बचने के लिए जल्दी से एक तरफ खिसक गया। ये बहुत भयानक था। अगर वह नहीं बचता तो उसे चोट लग सकती थी। यह एक बिजली का शेर है। यह एक विशेष देव जानवर है। एर ने घबराकर चिल्लाया। इस आदमी में कुछ दिव्य शेर जाति का खून है, इसलिए उसे जंगली दिव्य जानवरों के बीच बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हमें उसका सामना करते समय सावधान रहना चाहिए। सबसे डरावनी चीज गति है। युए ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि तभी बिजली का एक और बोल्ट चमक उठा। इस बिजली के शेर की अत्यधिक गति बिजली की तरह तेज थी। चेन जियांग बस उसे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। चेन जियांग को लगा कि बिजली के शेर का सबसे भयानक हिस्सा उसकी बिजली जैसी तेज गति नहीं बल्कि उसकी चुपचाप छिपने की क्षमता थी, अन्यथा वह उसके सामने भी नहीं आता। चेन जियांग को एक बार फिर टेलीपोर्टेशन से चकमा दिया गया। इससे उसे पता चल गया कि वह जिस इंसान से निपट रहा था वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह इस समय चेन जियांग से कई 100 मीटर दूर रुक गया था। चेन जियांग ने पहले ही बिजली के शेर की शक्ल साफ साफ देख ली थी। यह एक सफ़ेद शेर था, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं था। यह बिल्कुल घोड़े जैसा था। यह सफ़ेद क्यों है? जैसे ही यूं हैरान हुआ, एक अद्भुत दृश्य हुआ। मूल रूप से बर्फ सफ़ेद बिजली का शेर अचानक काला हो गया। चेन जियांग और यूएर को आश्चर्य हुआ कि बिजली का शेर काले और नीले रंग में बदलने के बाद अचानक गायब हो गया। करीब से देखने पर पता चला कि बिजली का शेर गायब नहीं हुआ था, बस उसके शरीर पर कई रंग दिखाई दिए थे। वे रंग आसपास के वातावरण से बिल्कुल मिलते जुलते थे, जिससे उसे दूर से देखना मुश्किल हो गया था। यह एक बेहद चालाकी भरा भेस था। इसके अलावा बिजली के शेर की भयानक छिपने की क्षमता और गति के साथ उसके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा यदि यह सैकड़ों युद्ध अनुभव और त्वरित प्रतिक्रिया गति वाले किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। और अभी अभी चेन जियांग को ऐसा खतरा महसूस हुआ था। यह आदमी इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके तरीके बहुत शक्तिशाली हैं। चेन जियांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं देख सकती हूं कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूएर ने अपनी आवाज़ चेन जियांग तक पहुंचाई। बिजली का शेर अपने शरीर पर रंग को लगातार बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके आसपास का वातावरण। अपनी गति के कारण ऐसा लगता था जैसे वह दृश्य हो। चेन जियांग को पता था कि बिजली वाला शेर कहाँ जा रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है। वह पेड़ पर तुम्हारे करीब आता जा रहा है, यूए ने चेन जियांग को बताया। यह आदमी बहुत चालाक है। अगर मैं ऊपर से तुम पर हमला करने के लिए वहां नहीं होती तो शायद अब तक तुम उसके द्वारा घायल हो चुके होते। हालांकि उसका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा था। यहाँ के सभी पेड़ बहुत पुराने विशालकाय पेड़ बिजली के शेर थे। तथ्य यह है कि उसने पेड़ पर चढ़ते समय थोड़ी सी भी हलचल नहीं मचाई, जिससे चेन जियांग को कोई प्रशंसा महसूस नहीं हुई। मुझे इस आदमी को पकड़ना होगा और उसे अपने वश में करना होगा। यह विचार अचानक चेन जियांग के दिमाग में आया। चेन जियांग ने इधर उधर देखने का नाटक किया, जिससे बिजली के शेर को लगे कि उसने उसे नहीं देखा है और यहाँ तक कि वह कुछ कदम आगे पीछे भी चला गया। चलो, जैसे ही यूएर चिल्लाई, चेन जियांग ने पहले ही अपनी ताकत जमा कर ली थी और 7 शैतान मारे गए कुंफू के भीतर तेज और धीमी गति से परिवर्तन शुरू कर दिया था। बिजली के शेर की गति से उस पर सटीक प्रहार करना आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए बिजली का शेर जो पहले से ही 7 शैतान हत्या कुंफू का उपयोग करने के बाद तेज से धीमा हो गया था, वह बेहद धीमा हो जाएगा। मेरी मुट्ठी खाओ, चेन जियांग चिल्लाया, क्योंकि उसकी संचित 6 लोगों की शक्ति ने बिजली के शेर के सिर पर अपनी मुट्ठी को जोर से मारा। यह मुक्का ऐसा था मानो वह नीचे से ऊपर तक बिजली के शेर की ठोड़ी पर एक पहाड़ को पटक सकता हो। बूम! एक मंद विस्फोटक ध्वनि वज्रपात की तरह फूट पड़ी। सच्ची ऊर्जा तरंग बिजली का शेर इस मुट्ठी से उड़ गया। अपनी मुट्ठी से बिजली के शेर पर प्रहार करने के बाद चेन जियांग ने लगातार बिजली के शेर पर हमला करने के लिए अपने 7 शैतान हत्या कुंफू का उपयोग करना जारी रखा। चेन जियांग की नज़र में यह अभी भी बहुत धीमा था, इसलिए उसने जल्दी से इसे पकड़ लिया। बिजली के शेर को मूल रूप से उसने हवा में भेजा था, लेकिन अब उसने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। हालांकि जैसे ही बिजली के शेर का शरीर जमीन पर गिरने वाला था, चेन जियांग पहले ही जमीन पर आ गया था और उसने उसके पैरों को जोर से ऊपर की ओर मारा, जिससे वह हवा में ऊंची उड़ान भर गया। इस प्रक्रिया को 10 से अधिक बार दोहराने के बाद बिजली शेर अब एक और खून निगलने में सक्षम नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी सी क्षमता से मुझ पर छिपकर हमला कर सकते हो? चेन जियांग ने बिजली के शेर के सिर पर जोर से पैर रखा। बिजली का शेर वास्तव में चेन जियांग की भयानक 6 लोगों की शक्ति को नहीं झेल सका।
चेन जियांग द्वारा अपनी रहस्यमय तकनीक का उपयोग करके जारी की गई यह 6 लोगों की शक्ति उसकी अपनी तकनीक और तकनीक के साथ मिलकर और भी भयानक हो गई। क्या किसी ने उसे मेरी सवारी बनने के लिए मजबूर किया है? चेन जियांग ने पूछा। इस बिजली के शेर के बिना वह सिर्फ एक सामान्य जंगली दिव्य जानवर नहीं है। उसके पास दिव्य शेर जाति की थोड़ी सी रक्तरेखा है और वह काफी शक्तिशाली भी है। इसलिए आपके लिए उसे आपके साथ अनुबंध करने के लिए मजबूर करना असंभव है, युए ने कहा। ये सुनकर कि कोई और रास्ता नहीं है, चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी उठाई और हमला करने वाला था। हे, तो वह मौत से इतना डरता है? वह तुम्हारे साथ अनुबंध करने को तैयार है, युए ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी करो और उसे वश में करो। चेन जियांग ने अपनी आत्मा की शक्ति को बिजली के शेर के दिव्य देवता में प्रवाहित किया और जल्दी से एक अनुबंध किया। उसके बाद बिजली का शेर उसका पालतू जानवर बन जाएगा। लाइटनिंग शेर से संपर्क करने के बाद चेन जियांग ने इसे लिटिल लाइटनिंग नाम दिया। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि लाइटनिंग शेर की उम्र सिर्फ 100 साल के आसपास थी, जिसका मतलब था कि उसे बहुत छोटा माना जा सकता था। चेन जियांग अब बिजली शेर के साथ भी संवाद कर सकता है। छोटी बिजली, क्या तुम उस स्थान को जानती हो जहां 6 लोग मिलते हैं? मैंने सुना है कि ये दिव्य औषधियों से भरा खजाना है। चेन जियांग छोटी बिजली की पीठ पर बैठ गया। मास्टर, मुझे पता है कि वह जगह कहाँ है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है क्योंकि सभी मानव दल वहाँ तैनात हैं। ये छोटी टीमें बहुत मजबूत हैं, इसलिए अगर मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे उनसे बचना होगा। वे वहाँ कई जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और खास तौर पर दूसरों द्वारा पाई गई दिव्य औषधि को चुरा लेते हैं। लिटिल लाइटनिंग ने कहा। मास्टर, क्या आप वाकई अब जाना चाहते हैं? बेशक, मैं उनसे नहीं डरता। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? यही कारण था कि चेन जियांग ने बिजली के शेर को वश में कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। इससे उसे रास्ते में बहुत ऊर्जा की बचत हो सकती थी। हम 4 दिन में वहां पहुंच जाएंगे, लिटिल लाइटनिंग ने कहा। चेन जियांग ने जितना अनुमान लगाया था यह उससे कहीं ज्यादा तेज था। बूढ़े आदमी ने उसे जो जानकारी दी थी उसके अनुसार ज्यादातर लोगों को वहां पहुंचने में कम से कम 7 से 8 दिन लगेंगे। अगर वह खुद स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता तो शायद उसे 2 से 3 दिन लगते। हालांकि इसमें 6 लोगों की बहुत सारी शक्ति खर्च होती, लेकिन ऐसा लगता था कि इससे बिजली के शेर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। चलो चलें, चेन जियांग चिल्लाया। बिजली का शेर तुरंत किसी की सवारी बनने के लिए दौड़ा। वह केवल ये स्वीकार कर सकता था कि जीवित रहना पहले से ही बहुत बुरा था। विशेष देव जानवर ने मनुष्यों पर हमला करने की पहल की। अगर वे मनुष्यों को नहीं मारते तो वे मारे जाते। कम से कम अब उसे अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ी क्योंकि वह पालतू हो चुका था। बिजली के शेर की ताकत भी कम नहीं थी। इसके अलावा उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्हें रास्ते में किसी अन्य विशेष देव जानवर के किसी भी छिपे हुए हमले का सामना नहीं करना पड़ा। ये ठीक सामने है। 4 दिन बाद लिटिल लाइटनिंग ने चेन जियांग को अपनी पीठ पर उठा लिया और एक पर्वत शिखर के शीर्ष पर खड़ी हो गई, जहां से नीचे की छोटी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी। यह अनगिनत छोटे पहाड़ों से भरी एक पर्वत श्रृंखला थी। ये पहाड़ हरे भरे पेड़ों से भरे हुए थे जो जीवन शक्ति से भरे हुए लग रहे थे। इस शिखर से चेन जियांग को स्पष्ट रूप से जीवन ऊर्जा का प्रवाह अपनी ओर आता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे उसे बहुत ही सुखद एहसास हो रहा था। ये स्थान वास्तव में दिव्य औषधियों से भरा हुआ था। चलो अंदर चलते हैं, चेन जियांग ने लिटिल लाइटनिंग से कहा। क्योंकि युए एर को अभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, इसलिए उसे गुफा के अंदर कुछ और चक्कर लगाने की जरूरत थी। ऐसी जगह पर निश्चित रूप से कोई दैवीय औषधि नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ केवल सर्वोच्च दिव्य महल और 6 लोगों के दिव्य महल के शिष्य ही नहीं हैं जो औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आए हैं, बल्कि अन्य शक्तियों के शिष्य भी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ बचे हुए कई मनुष्यों की आभाएं सभी अलग अलग शक्तियों से हैं, और यहाँ तक कि हमारे जानवर दिव्य महल से भी कुछ हैं। युए ने कहा, मैं केवल रात में गुफा में गहराई से प्रवेश करने का एहसास कर सकता हूँ, इसलिए हमें उस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। युए एर एक सितारा और अर्धचंद्राकार जानवर था। वह जिंग्यू के साथ संवाद कर सकती थी। जब उसे दिव्य औषधि का एहसास नहीं होता था तो वह जिंग्यू से पूछने से पहले रात तक इंतजार करती थी। छोटी सी बिजली चेन जियांग को ले गई और अंदर तक चली गई जब तक कि रात में तारे बाहर नहीं आ गए। फिर वह रुक गया और धीरे धीरे चलने लगा। यद्यपि जब बिजली शेर ने स्थानिक शटल का उपयोग किया तो उसकी गति उसकी पूरी ताकत जितनी तेज नहीं थी। चेन जियांग संतुष्ट था कि वह अपनी ताकत का उपयोग किए बिना भी ऐसी गति तक पहुंचने में सक्षम था। मिल गया, ये पास के पहाड़ पर है, वहां दिव्य औषधि है, युए ने खुशी से कहा। जल्दी करो और जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह कहाँ स्थित है। लिटिल लाइटनिंग को जल्दी से वहां पहुंचाओ। चेन जियांग को सटीक स्थान प्राप्त होने के बाद उसने तुरंत लिटिल लाइटनिंग को पागलों की तरह दौड़ने का आदेश दिया। युए और चेन जियांग ने शुरू में सोचा था कि वे बहुत जल्द दिव्य औषधि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कौन जानता था कि करीब पहुंचने के बाद उन्हें लड़ाई की आवाजें सुनाई देंगी।
चेन जियांग के लिए अन्य लोगों का लड़ना उसके लिए अच्छी बात थी, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर वहां से चला गया। बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत, तुम अभी भी चेहरा चाहते हो? ये दिव्य औषधि स्पष्ट रूप से मैंने पहले खोजी थी। तुम क्यों कह रहे हो कि यह सिर्फ कुछ शब्दों में तुम्हारा था? एक ठंडी और उग्र आवाज ने चेन जियांग को अंदर से चौंका दिया, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि ZAO की थी। ये वास्तव में यह आदमी है। मुझे इसे देखना जारी रखना होगा। चेन जियांग लिटिल लाइटनिंग की पीठ से नीचे उतरा और दृश्य का निरीक्षण करने के लिए अपने स्वर्ग भ्रमण विधि का उपयोग किया। लड़ाई एक पहाड़ी की चोटी पर हुई थी। पहाड़ी के ऊपर के पेड़ों को पहले ही समतल कर दिया गया था और इससे चेन जियांग के लिए बड़ी मात्रा में दिव्य औषधियों को देखना आसान हो गया था। वे दिव्य औषधियां सभी एक ही प्रकार की थीं। वहां कम से कम 50 से 60 ऐसी औषधियां थीं जो सब्जियों की तरह उगाई गई थीं, जिससे चेन जियांग हैरान रह गया। यहाँ की दिव्य औषधियां वास्तव में मशरूम जैसी ही थीं। वर्तमान में दिव्य औषधि के सामने 4 लोग खड़े थे। वे बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने जो क्यूई छोड़ा था उससे ऐसा लग रहा था कि वे ऊपरी स्वर्गीय भगवान से थे। ये देखा जा सकता था कि वे पहले से ही दिव्य औषधि पर कब्जा कर चुके थे। और जब ZAO ने उसके चेहरे पर उग्र भाव देखा तो उसे पता चल गया कि वह दिव्य औषधि को सबसे पहले खोजने वाला व्यक्ति था। हमें 3 साल पहले पता चला, बस इतना ही कि हमें वाकई कुछ संभालना है। बैंगनी रंग के एक आदमी ने व्यंग्य किया, तुम एक बॉक्सिंग हॉल हो ना? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक सर्वोच्च दिव्य महल हो, हम तुमसे डरते हैं। तुम बहुत दूर मत जाओ। ZAO ने गुस्से से कहा, यह दिव्य औषधि 10 साल पहले ही परिपक्व हो चुकी है। यदि आपने इसे 3 साल पहले खोजा होता तो आप इसे बहुत पहले ही ले लेते और इसका इस्तेमाल करते। अब तक इंतजार। इन नीच लोगों के पास कोई अन्य क्षमता नहीं है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं। तुम लोगों ने इतने लंबे समय तक कुत्तों की तरह मेरा पीछा किया और जब मुझे ये दिव्य औषधि मिली तो तुम लोग अचानक बाहर निकल आए और कहा कि यह तुम लोग थे। तुमने बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के प्रसिद्ध शिष्यों को भी काट लिया और तुमने वास्तव में इतना घृणित काम किया। ZAO खुद निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि दूसरे पक्ष के पास 4 ऊपरी स्वर्गीय देवता थे। अगर वह उन्हें हरा सकता तो वह इतनी बकवास नहीं करता। तो फिर हम तुम्हें कैसे मारेंगे, इस बारे में कौन जानेगा? बैंगनी कपड़े पहने एक आदमी जोर से हंसा। हत्या की मंशा बढ़ गई। चेन जियांग, जो इस पूरे समय देख रहा था, मन ही मन खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी स्थानिक संवेदना का इस्तेमाल करके उन दिव्य औषधियों को पकड़ लिया, फिर अपने टेलीपोर्टेशन मंत्र का इस्तेमाल करके उन दर्जनों नीले फूलों को तुरंत जमीन से बाहर खींच लिया। कौन? बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के शिष्यों ने तुरंत इसका पता लगा लिया, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस तरह की विधि का उपयोग करते नहीं देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की विधि देखी, लेकिन वे सभी ऊपरी स्वर्गीय देवता थे, इसलिए उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अंतरिक्ष के नियमों को समझ लिया था। सर्वोच्च दिव्य महल, दान हॉल, चेन जियांग। चेन जियांग पहले ही अपने छोटे बिजली के घोड़े पर निकल चुका था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी पहाड़ों में गूंज रही थी। चेस कई दर्जन दुर्लभ जोंकपिन दवाओं और बैंगनी धुएं दिव्य पर्वत के शिष्य थे। वे दूसरों को उन्हें कैसे छीनने दे सकते थे? हालांकि ZAO हैरान था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि चेन जियांग कौन था, लेकिन उसे इस समय गुस्सा नहीं आया। कम से कम ये दिव्य दवाएं अभी तक बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के शिष्यों के हाथों में नहीं पड़ी थीं। बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के कुछ शिष्यों ने चेन जियांग का पीछा किया, लेकिन ZAO भी उसके पीछे चला गया। दूसरे पक्ष ने उसके अच्छे भाग्य को खराब कर दिया। भले ही वह बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के उन शिष्यों को हरा न सका, लेकिन वह चीजों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। ऊपरी स्वर्गीय देवता सभी बहुत शक्तिशाली थे और बिजली शेर की क्यूई के अवशेषों पर भरोसा करके वे चेन जियांग का पीछा करने में सक्षम थे। इन लोगों के समूह में कुछ क्षमता है, खिलवाड़ करना बंद करो और इनसे छुटकारा पाओ। मुझे चिंता है कि अगर यह जारी रहा तो मैं इनके द्वारा पकड़ी जाऊंगी। वे सभी ऊपरी स्वर्गीय देवता हैं, यूए ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और लिटिल लाइटनिंग को ढकने के लिए स्पेस डोमेन का इस्तेमाल किया, जिससे वह अपनी स्पिरिट क्यूई को छिपा सके। फिर उसने लिटिल लाइटनिंग के प्रवेश के लिए एक स्थानिक दरवाज़ा खोला, उस जगह से बहुत दूर जहां वह अभी खड़ी थी। चेन जियांग ने अपने स्थानिक बल का उपयोग करने के बाद कुछ ऊपरी स्वर्गीय देवता जो तेजी से पीछा कर रहे थे, अचानक रुक गए, क्योंकि उन्होंने लिटिल लाइटनिंग द्वारा पीछे छोड़ी गई किसी भी क्यूई को महसूस नहीं किया और यह नहीं जानते थे कि उनका पीछा कैसे किया जाए। हम बाद में वापस जाकर उन पर नजर डालेंगे। अगर ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाए तो वे निश्चित रूप से ZAO से निपट लेंगे। जब चेन जियांग अभी भाग रहा था तो उसने भी ZAO की आभा को महसूस किया था और पीछे से उसका बारीकी से पीछा कर रहा था। हालांकि वह एक बार ZAO द्वारा ठगा गया था, फिर भी चेन जियांग के मन में उसके बारे में अच्छी धारणा थी। अगर ZAO उसे और फैंग यूजी को औषधीय सामग्री नहीं बेचती तो वे औषधीय सामग्री को इतनी जल्दी परिष्कृत नहीं कर पाते। आखिरकार वे दिव्य दवाएं अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं।
जेडेओ ने पीछे से पीछा किया। उसने शुरू में सोचा था कि उन बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वतों के देवता चेन जियांग को रोक देंगे और उससे भिड़ जाएंगे। उस समय वह अराजकता से छिपकर हमला करने में सक्षम होगा। हालांकि अब स्थिति ये थी कि चेन जियांग अचानक भाग गया। ऊपरी स्वर्गीय भगवान ने सोचा कि जेडेओ और चेन जियांग एक साथ थे और जेडेओ अभी भी पीछे था, इसलिए उन्होंने जेडेओ का पीछा किया। अगर वह अकेले लड़ता तो जेडेओ निश्चित रूप से उनमें से किसी से नहीं डरता, लेकिन अगर वे एक साथ हमला करते तो जेडेओ केवल भाग सकता था। ये कैसे हो सकता है? चेन जियांग ऐसे ही भाग गया। जेडेओ को चेन जियांग के तरीकों के बारे में पता नहीं था। यही वजह थी कि उसने जो विकास की गति देखी वह उसकी कल्पना से बहुत अलग थी। अगर ऐसा नहीं होता तो चेन जियांग को भागने के लिए टेलीपोर्ट करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। जेडेओ के पास चेन जियांग की क्षमता नहीं थी, इसलिए अब वह जिस दबाव का सामना कर रहा था वह बहुत बड़ा था। इस तथ्य के अलावा कि वह देवताओं के बेहद करीब था, वह धीरे धीरे पकड़ा जा रहा था। भागो मत! बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत से एक आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने बैंगनी धुएं का एक बादल छोड़ा और एक संरचना बनाई जिसने जेडेओ को अपने भीतर समाहित कर लिया। जेडेओ ने एक काला ब्लेड निकाला और पागलों की तरह उस विशाल बैंगनी जाल पर कई सौ बार वार किया जो उसे ढंक रहा था। एक पल में यह विशाल जाल, जो बेहद मजबूत दिख रहा था, काले ब्लेड की ऊर्जा की धाराओं से कट गया, बैंगनी धुआं बन गया और बिखर गया। लेकिन इस समय कुछ ऊपरी स्वर्गीय देवताओं ने पहले ही जेडेओ को घेर लिया था। जेडेओ के भागने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। केवल तुम्हारे साथी की उपस्थिति ही तुम्हें बचा पाएगी, अन्यथा हम तुम्हें मार देंगे। उसने हमसे जितनी दिव्य औषधियां छीनी हैं, हम उन्हें अवश्य वापस लेंगे। ये स्पष्ट था कि वह इस दल का नेता था। यदि उसे दिव्य औषधियों का वह जत्था मिल जाता तो वह और अधिक बांटता, लेकिन अब वे सभी चेन जियांग ने छीन ली थीं। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे जेडेओ ने सबसे पहले खोजा था, और यह भी उसकी वजह से था कि जेडेओ इतनी खतरनाक स्थिति में आ गई थी। वह जेडेओ किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता था और इसलिए वह नहीं चाहता था कि जेडेओ उसकी वजह से मर जाए। वह वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये बहुत भोलापन है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर तुम मुझे मरना चाहते हो तो तुम में से एक को मौत में मेरे साथ जाना होगा। क्या तुम देखना चाहते हो कि किसकी किस्मत सबसे खराब है? जब जेडेओ ने यह कहा तो कुछ बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत देवता चुपके से चौंक गए। जेडेओ मौत से नहीं डरता था, इस वजह से चेन जियांग, जो बगल में था, चुपके से उसकी प्रशंसा करता था। जेडेओ के शरीर से जो आभा निकलती थी वह पूरी तरह से उससे प्रभावित थी। चेन जियांग एक तरफ छिपकर देख रहा था। उसने पहले ही स्पेस डोमेन का इस्तेमाल करके खुद को और लिटिल लाइटनिंग को घेर लिया था, इसलिए उन्हें नहीं खोजा जा सका। उसकी अफवाहों पर ध्यान मत दो, पहले उसे मार डालो। बैंगनी धुएं वाले दिव्य पर्वत का आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसके हाथ में एक बैंगनी तलवार दिखाई दी। बैंगनी धुआं उठ गया, उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी की चमक आ गई और उसका पूरा शरीर बैंगनी छाया की तरह हो गया, जो तुरंत जेडेओ के बगल में तैर रहा था। तलवार तेजी से और अजीब तरह से छेदती हुई बाहर निकली, क्योंकि जब वह उसके ऊपर गया तो उसका पूरा शरीर विकृत लग रहा था, जैसे कि पानी की लहरों के नीचे पानी का प्रतिबिंब हो। परिणामस्वरूप ये देखना बहुत कठिन था कि वह कहाँ से आ रहा है, और उसे ये भी पता नहीं था कि वह किस तरफ से हमला कर रहा है। जेडेओ ने चकमा दिया, लेकिन उसने जवाबी हमला नहीं किया। जब बैंगनी तलवार उसके शरीर में घुसी तो वह अचानक काले धुंध के बादल में बदल गया और तितर बितर हो गया। ये काली धुंध बहुत घनी थी और ईविल क्यूई चेन जियांग के लिए बहुत परिचित थी। पहले जेडेओ ने उसे बहुत परिचित एहसास दिया, जैसे कि वह इस व्यक्ति को जानता हो। जेडेओ के काले धुंध में बदल जाने के बाद अन्य बैंगनी धुएं वाले दिव्य पर्वतों ने तुरंत कार्रवाई की और एक पारदर्शी बैंगनी प्रकाश अवरोध जारी किया, जिसने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। वे चिंतित थे कि जेडेओ काले धुंध में बदल जाएगा और भाग जाएगा। चेन जियांग भी अंदर फंस गया था, लेकिन वहां कोई प्रतिबंधित स्थान नहीं था, इसलिए उसके लिए बाहर निकलना अभी भी आसान था। जेडेओ का ऊपरी आधा हिस्सा, जो काली ऊर्जा में बदल गया था, अब एक मानव आकार का हो गया था और उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा काली ऊर्जा से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा काले रंग का लंबा ब्लेड था। मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। जेडेओ गुस्से में था। वह था जिसने सबसे अधिक पीड़ा झेली थी। दिव्य औषधि सबसे पहले उसे मिली थी, जो जानता था कि वह इन खलनायकों का सामना करेगा जिन्होंने विशेष रूप से दिव्य औषधि चुराई थी, लेकिन अंत में दिव्य औषधि चेन जियांग द्वारा प्राप्त की गई थी और उसे चेन जियांग के लिए मार खानी पड़ी थी। जेडेओ दहाड़ उठा, उसकी आंखें काली हो गईं, वह बेहद भयानक लग रहा था। उसके हाथ में ब्लेड से एक भयानक हत्या का इरादा और बुरी आभा निकल रही थी। उसके हाथ में मौजूद भयंकर काला ब्लेड चीखता हुआ नीचे की ओर वार करने लगा और काले ब्लेड ने पीछे एक काली छवि छोड़ दी। जेडेओ द्वारा इस वार को करने के बाद वह तुरंत चकमा देकर दूसरे बैंगनी कपड़े पहने लोगों पर हमला करना जारी रखा।
बैंगनी कपड़े पहने उस आदमी के कंधे पर एक काला खूनी घाव दिखाई दिया जिसे उसने अभी अभी काटा था। जो खून बह रहा था वह काला था और जिस जगह पर वह फटा था वह बहुत भयानक था। उसमें से गाढ़ा काला उबलता हुआ तरल पदार्थ निकल रहा था। यह आदमी बहुत अजीब है, तुम लोगों को सावधान रहना होगा। मैं पहले घावों का इलाज करूंगा, मुझे चिंता है कि चोटें फैलती रहेंगी। बैंगनी कपड़े वाला आदमी जो तलवार से कट गया था दहाड़ उठा। चूंकि उन्होंने पहले भी ज़ेडेओ के हमले को देखा था, इसलिए बैंगनी कपड़े पहने अन्य लोग तैयार थे, इसलिए ज़ेडेओ का अगला वार सफल नहीं हुआ। इसके बजाय उसे घेर लिया गया और अन्य बैंगनी कपड़े पहने लोगों ने उस पर हमला कर दिया। चेन जियांग पहले ही चुपचाप बैंगनी कपड़े पहने उस आदमी के पास पहुंच चुका था जिसे ज़ेडेओ ने घायल कर दिया था। उसके हाथ में भगवान वध करने वाली तलवार बहुत कसकर पकड़ी हुई थी और 6 लोगों की शक्ति एक उग्र नदी की तरह तलवार के शरीर में बह रही थी। अगर चेन जियांग के अंतरिक्ष डोमेन के लिए नहीं होता तो वह आभा अब तक निश्चित रूप से महसूस की गई होती। ये देखकर कि ज़ेडेओ हारने वाला है, बैंगनी कपड़ों वाले आदमी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। क्योंकि ज़ेडेओ ने उसे घायल कर दिया था, इसलिए उसे बाद में ठीक से बदला लेना चाहिए। उसे मत मारो, उसे इतनी आसानी से मत मरने दो। बैंगनी कपड़े पहने आदमी ने अपने कंधे पर काले ब्लेड के निशान को देखा और गुस्से से चिल्लाया। जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया, चेन जियांग बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। भगवान वध करने वाली तलवार जो 6 लोगों की शक्ति से भरी हुई थी उस आदमी के सिर के पीछे घुस गई और भगवान वध करने वाली तलवार के अंदर 6 लोगों की शक्ति भी बाहर की ओर फट गई, जिससे उस आदमी का दिव्य ज्ञान सागर तुरंत नष्ट हो गया। चेन जियांग ने मन ही मन अपने दिल में आह भरी, क्योंकि उसने अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया था। अपने इस प्रहार से उसने उस आदमी के दिव्य देवता और दिव्य आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जब चेन जियांग ने टेलीपोर्ट किया तो वह अपने साथ स्पेस डोमेन को भी लाया ताकि उसके हमले से उत्पन्न ऊर्जा में उतार चढ़ाव बाहर न आ सके। हालांकि उसके कार्यों को पहले ही अन्य लोगों ने देख लिया था और अन्य बैंगनी कपड़े पहने लोगों ने चेन जियांग को उनके साथियों की हत्या करते हुए देखा था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। बैंगनी रंग के कुछ लोग ज़ेडेओ को पहले ही मार सकते थे, लेकिन वे सभी गुस्से में दौड़ पड़े थे। चेन जियांग ने एक भ्रम पैदा किया जो वहीं पर रुक गया, जबकि वह खुद ज़ेडेओ की तरफ चला गया था। घायल ज़ेडेओ को पकड़कर वह उस जगह से बहुत दूर चला गया जहां लड़ाई हुई थी। हालांकि वह पहले से ही खतरे से बाहर था, चेन जियांग नहीं रुका और तेजी से टेलीपोर्ट करना जारी रखा। इस तरह की स्थानिक ऊर्जा के उपयोग ने ज़ेडेओ को आश्चर्यचकित कर दिया। अब उसे समझ में आया कि चेन जियांग एक पल में उसके पीछा से बचने में सक्षम क्यों था। चेन जियांग ज़ेडेओ को लेकर आया और पूरी रात पागलों की तरह भागता रहा। जब दिन का समय हुआ तो चेन जियांग को खुद भी नहीं पता था कि वह कहां भाग गया था। उसे बस इतना पता था कि वे उस जगह से बहुत दूर थे जहां कल रात बड़ी लड़ाई हुई थी। वे एक छोटी सी धारा के किनारे थे और ज़ेडेओ अपने शरीर पर भयानक घावों को धोने के लिए पानी का उपयोग कर रहा था। हालांकि उसने लंबे समय तक बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत और पृथ्वी देवताओं के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसका पूरा शरीर चोटों से ढका हुआ था। चेन जियांग ने पूछा, क्या आपकी दिव्य आत्मा घायल है? ज़ेडेओ ने अपना सिर हिलाया। वह पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला और अपने घावों का इलाज करने के बाद उसने कुछ दिव्य औषधि निकाली और खुद भी पी ली। फिर उसने औषधीय पाउडर की एक बोतल निकाली और उसे अपने घावों पर लगाया। ओई, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो दिव्य औषधियां लौटा दूं? चेन जियांग ने एक नीला फूल निकाला और उसे ध्यान से देखा। ये किस तरह का फूल है? मुझे नहीं पता कि यह क्या है। ज़ेडेओ ने कहा, मैं भी इसे नहीं जानता, लेकिन यह एक कीमती जोंकपिन दवा है और यह एक प्राचीन प्रजाति है। केवल किमियागर ही जानता है कि यह क्या है, जिसे प्राचीन दिव्य चिकित्सा की गहरी समझ है। क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, ज़ेडेओ ने सीधे कहा, आपने मुझे बचाया और फिर यह आपका हो सकता था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। ज़ेडेओ चाहता था कि इन सामग्रियों का उपयोग बिक्री के लिए किया जाए। इसके अलावा उसके पास काफ़ी संख्या में शेन युआन पत्थर थे, उसके पास इनकी कमी नहीं थी। तुम कहाँ से आए हो? मुझे अपनेपन का एहसास क्यों हो रहा है? तुम्हें इस सुपर गॉड दायरे में पैदा और बड़ा नहीं होना चाहिए था। चेन जियांग ने कहा, अगर उसे कोई परिचित एहसास हुआ तो ये सबसे अधिक संभावना है कि ये देवताओं के दायरे या उसके अपने 9 स्वर्गों की दुनिया से था। ज़ेडेओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में सुपर गॉड दायरे से नहीं हूँ, इस बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूँ। आपको कैसे पता? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी उत्पत्ति के बारे में बताओ, शायद मैंने तुम्हारा नाम सुना हो। क्योंकि मैं सुपर गॉड दायरे से नहीं हूँ, मैं 9 स्वर्ग दुनिया से आया हूँ। 9 स्वर्ग की दुनिया? कितने साल हो गए? मैं भी वहीं से आया हूँ और पहले वहाँ मुझे दुष्ट सम्राट कहा जाता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये कितना हास्यास्पद है कि अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ भी मैं खुद को सम्राट कहने की हिम्मत करता हूँ। आत्महीनता से कहा, संभवतः
वह पहले से ही जानता था कि ये दिव्य राष्ट्र सम्राट कितने भयानक थे, यही वजह थी कि उसने इतनी आह भरी। ये वास्तव में दुष्ट सम्राट है। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है। तुम और क्यूशे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे दुष्ट दिव्य महल में भी गया हूँ। चेन जियांग द्वारा इतनी सारी बातें कहने में सक्षम होना, जो दुष्ट सम्राट से परिचित थी, जेडेओ को बहुत आश्चर्यचकित कर गया और उसके मन में चेन जियांग के प्रति एक परिचय की भावना भी विकसित हो गई। जेडेओ हमेशा से ही एक बहुत ही अकेला व्यक्ति रहा है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह 9 स्वर्गों की दुनिया से आया था, इसलिए वह यहाँ के बाकी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाया। ये सही है, तुम मेरे दुष्ट दिव्य महल में प्रवेश करने और सुरक्षित बाहर आने में सक्षम हो। तुम काफी सक्षम हो। जेडेओ ने सिर हिलाया, तुम क्यूइशी को जानते हो? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, न केवल हम एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि हम अच्छे दोस्त भी हैं। बूढ़े जियांग, मैं एजियो ड्रैगन, लॉन्ग जुई और आइस ड्रैगन को पहचानता हूँ। ओह हाँ, क्यूशी यही है, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। चेन जियांग ने कहा, उस समय दुष्ट सम्राट और क्यूशी के बीच संबंध सामान्य नहीं थे और वे दोनों पुराने दोस्त थे। उनमें से कितने अभी भी जीवित हैं? जेडेओ ने आह भरी, ये सब बस अतीत की यादें थीं। उस समय वे सभी 9 स्वर्ग दुनिया में बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन इस जगह पर वे कुछ भी नहीं थे। सुपर ओल्ड फायर बीस्ट और डैन सम्राट दोनों मर चुके हैं। चेन जियांग ने कहा, बाकी मूल रूप से अभी भी जीवित हैं, वे सभी भगवान के दायरे में होने चाहिए। जीवन और मृत्यु के संबंध में जेडेओ उदासीन हो गया था। ये जानने के बाद कि सुपर ओल्ड फायर बीस्ट और डैन सम्राट की मृत्यु हो गई थी, वह केवल एक आह भर सकता था और होश में आ सकता था। क्यूशी सचमुच यहाँ है। जेडेओ की आंखें उत्साह से भर गईं। आखिरकार वह अच्छा भाई था जिसके साथ उसने जीवन भर साथ दिया था। वह यहाँ है, लेकिन वह बहुत खतरनाक जगह पर चला गया है। मैं अब उसे ढूंढने नहीं जा सकता। चेन जियांग ने कहा, धन्यवाद सीनियर। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो जाकर बीस्ट डिवाइन पैलेस में उसके बारे में पता लगाएं। अब आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। जेडेओ ने सिर हिलाया, फिर चेन जियांग के कंधों को थपथपाया। भविष्य में अगर आपको और उस लड़की को किसी भी तरह की दिव्य दवा की जरूरत होगी तो पहले आकर मुझे ढूंढना। जब तक मेरे पास वह है, मैं निश्चित रूप से आपको दे दूंगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तो मैं सबसे पहले सीनियर को धन्यवाद दूंगा। सीनियर, क्या आपको वे सभी दिव्य दवाएं यहीं से मिलीं? जेडेओ के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। हाँ, मेरे पास एक विशेष क्षमता है। मैं दिव्य औषधि को महसूस कर सकता हूँ और कभी कभी मैं यहाँ टहलने के लिए आता हूँ, इसलिए मैं अक्सर कुछ दिव्य औषधियाँ पा सकता हूँ। ये कीमती भूमि बहुत अजीब है और यहाँ की दिव्य औषधि को परिपक्व होने में बस थोड़ा ही समय लगेगा। जेडेओ ने कहा, यह संयोग नहीं होना चाहिए कि आप इन नीले फूलों को खोजने में सक्षम थे, है ना? चेन जियांग केवल हंसा और कोई जवाब नहीं दिया। जेडेओ ने लिटिल लाइटनिंग को देखा, उसे ये लाइटनिंग शेर याद आया, लेकिन अब ये चेन जियांग की सवारी थी। इससे पहले वह लिटिल लाइटनिंग से भी उलझ चुका था और वह चेन जियांग की क्षमताओं पर मन ही मन हैरान था। वह वास्तव में चेन जियांग को इतना नहीं समझता था, इसलिए वह जल्दी से क्यूइशी से मिलना चाहता था और उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता था। अभी उसने चेन जियांग की असाधारण क्षमताओं को पहले ही देख लिया था। वरिष्ठ, अगर मैं उस आदमी को मार दूं तो क्या वह बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा? चेन जियांग ने चिंतित होकर पूछा। अगर वे आएं तो बेहतर होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या कहते हैं। पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन के डाकुओं के बारे में बोलते हुए जेडेओ को अपने दिल में गुस्सा आया। जब जेडेओ ने यह कहा तो ऐसा लगा जैसे कि सर्वोच्च दिव्य महल के भीतर उसका एक बहुत मजबूत समर्थक था। क्या तुम अभी तक वापस गए हो? जेडेओ ने चारों ओर देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है, उसके पास एक कंपास था जो उसे सर्वोच्च दिव्य महल तक वापस ले जा सकता था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वह यूए एयर को यहाँ इसलिए लाया था ताकि वह दिव्य औषधि पा सके जिसकी उसे जरूरत थी। हालांकि उसे पहले से ही एक दिव्य औषधि मिल चुकी थी, लेकिन वह नहीं थी जिसकी उसे जरूरत थी। सतह पर ऐसा लगता है कि 6 लोगों के दिव्य महल और सर्वोच्च दिव्य महल के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 मंदिरों के शिष्य अक्सर गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ संघर्ष में आ जाएंगे, खासकर इस जगह पर। सु यू ने धीमी आवाज में कहा। जेडेओ ने चेतावनी दी। चेन जियांग ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, मैं बाद में वापस आऊंगा। जेडेओ की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं, उसके साथ लाई गई दिव्य औषधि का उपचारात्मक प्रभाव बहुत अच्छा था और उसकी दिव्य आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बस उसका भौतिक शरीर गंभीर था, इसलिए वह अब खुद ही वापस आ सकता था। चेन जियांग ने उसे अलविदा कहने के बाद उस नीले रंग के फूल को बाहर निकाला। यह एक झोंकपिन दवा थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कितनी प्रभावी थी। उसने एक पंखुड़ी तोड़ी और उसे खा लिया। शुरू में उसने अंदाजा लगाया था कि यह नीला रंग घाव भरने वाली श्रेणी का है।
लेकिन खाने के बाद उसे लगा कि उसका पेट बहुत गर्म हो गया है। एक पनखुली खाने से ही उसके पेट में एक भयानक ऊर्जा संघनित हो गई। क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, यह ऊर्जा उसके पेट में संकुचित हो गई और लगातार गर्म होती रही, मानो वह फटने ही वाला हो। चेन जियांग ने तुरंत अपनी दिव्य कलाओं का उपयोग औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए किया। भले ही वह इसे परिष्कृत कर सकता था, फिर भी वह ये नहीं समझ पाया कि यह किस तरह की औषधीय शक्ति थी, क्योंकि यह आग नहीं थी। ऐसा लगता है कि अगर मैं जल्दी से 6 लोगों की शक्ति का अभ्यास करना चाहता हूं, तो मैं केवल 6 लोगों के दर्पणों पर भरोसा कर सकता हूं। ठीक है। चेन जियांग ने हमेशा एक दिव्य दवा खोजने की उम्मीद की थी जिसमें 6 लोगों की शक्तियां शामिल थीं, और जब उसने इसे एक गोली में परिष्कृत किया तो 6 लोगों की शक्ति और भी शुद्ध और सघन हो गई। चेन जियांग पहले एक और गोली खाना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे उसने पहले स्थिति पर नियंत्रण खो दिया था, तो उसने हार मान ली। अगर उसने जल्दी से अपनी साधना तकनीक का इस्तेमाल करके इसे परिष्कृत करने की कोशिश की होती, तो दबाव उसके पेट पर फट जाता। हालांकि इससे उसकी मौत नहीं होती, लेकिन उसके पेट में एक बड़ा छेद हो जाता। वापस लौटो और मंडप स्वामी को देख लेने दो। चेन जियांग ने नीला फूल रख लिया और फिर एक दिशा में भाग गया। यूर केवल रात में ही जिंग यू से संपर्क कर सकती थी ताकि पता चल सके कि दिव्य औषधि कहाँ स्थित है, इसलिए चेन जियांग केवल पागलों की तरह इधर उधर भाग सकता था। लिटिल लाइटनिंग एक विशेष देव जानवर था जिसकी आध्यात्मिक समझ बहुत मजबूत थी। चेन जियांग उसकी पीठ पर सवार होकर बहुत आराम कर सकता था। सबसे पहले, उसकी गति बहुत तेज थी और अगर वह किसी मजबूत जानवर से मिलता तो वह उसे भांप लेता और फिर रास्ता बदल लेता। अभी रात भी नहीं हुई थी कि गांव से दूर उड़ते हुए एक व्यक्ति को अचानक एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। ये देखकर वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इस तरह का गांव वास्तव में ऐसी जगह पर मौजूद था। लिटिल लाइटनिंग, तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंदर जाना चाहिए। चेन जियांग ने लिटिल लाइटनिंग को रिंग में प्रवेश करने की अनुमति दी और कुछ बार टेलीपोर्ट करने के बाद वह गांव के बाहर पहुंच गया। उसने अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करके चारों ओर नजर दौड़ाई। ये गांव अपेक्षाकृत बड़ा था और वहां कुछ 1000 लोग थे। अभी अंदर बहुत चहल पहल थी। ये कौन सा गांव है? चेन जियांग अंदर आया। यहाँ एक चौराहा था, लेकिन ये किस तरह का गांव है इसका कोई संकेत नहीं था। गांव में प्रवेश करते ही चेन जियांग को कुछ ऐसी आभाएं महसूस हुई जिनसे वह बहुत परिचित था। ये आभाएं पहले से मौजूद ऊपरी स्वर्गीय देवताओं की थीं। इन आभाओं को महसूस करते हुए चेन जियांग ने तुरंत अपना रूप बदल लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी अपनी आभा बाहर नहीं जाएगी, वह गांव की गहराई में हलचल वाली जगह पर चलना जारी रखा। गांव के सभी लोगों ने पेड़ों पर घर बना रखे थे। वे पेड़ों पर रहते थे और उन्होंने जमीन पर हवेलियां भी बना रखी थी जिन्हें लोगों को रहने के लिए किराए पर दिया जाता था। यहाँ इकट्ठे हुए ग्रामीण सामान्य लोग होने चाहिए जो दिव्य औषधि इकट्ठा करने के लिए इस बहुमूल्य भूमि में प्रवेश करते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ के सभी ग्रामीण विशेष हैं, वे मनुष्यों की तरह नहीं दिखते हैं और उन सभी के पास बहुत मजबूत ताकत है। क्या वे पौराणिक घास के लकड़ी के कल्पित बौने हो सकते हैं? यूए ने चेन जियांग को एक ध्वनि संचरण भेजा। अगर वास्तव में ऐसा है, तो इन घास के लकड़ी के कल्पित बौनों को इस सुपर गॉड दायरे के लिए एक भयानक शक्ति कहा जा सकता है। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने इस घास लकड़ी एल्वेस के बारे में सुना था। वे इतने डरावने क्यों हैं? वे वास्तव में इस सुपर गॉड दायरे में एक महान शक्ति बन सकते हैं। चेन जियांग को इस पर बहुत संदेह था। हालांकि गांव में बहुत से लोग थे, लेकिन बहुत कम आदिवासी थे और इन ग्रासवुड एल्व्स में केवल कुछ 100 लोग ही थे। घास के लकड़ी के कल्पित बौने, वे अपनी शक्ति के लिए पौधों और वनस्पतियों की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और वे उन्हें उगाने में अच्छे हैं। बेशक यह उनके बारे में सबसे भयानक बात नहीं है। उनकी असली ताकत पौधों और वनस्पतियों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता और बड़े पेड़ों को भयानक राक्षसों में बदलने की क्षमता में निहित है। एर ने उत्तर दिया, किंवदंतियों के अनुसार एक घास के लकड़ी के कल्पित बौने 100 मिलियन पेड़ों को नियंत्रित करने में सक्षम है। ये बेहद शक्तिशाली है। चेन जियांग ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आप पेड़ों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? पेड़ों को नष्ट करना बहुत आसान है, भले ही वे 100 मिलियन से अधिक हों। स्वर्गीय भगवान स्तर के अन्य विशेषज्ञों के लिए ये बहुत डरावना नहीं है। यूएर ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए, पेड़ों पर नियंत्रण करने के बाद वे अन्य पौधों की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और इसे अपने नियंत्रण वाले पेड़ों में डाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुपर गॉड दायरे में कितने फूल, पौधे और पेड़ हैं, है ना? वे प्राचीन वृक्ष 10 लाख वर्षों से या 10 लाख वर्षों से भी अधिक समय से बढ़ रहे हैं। उनके भीतर एक अत्यंत भयानक शक्ति समाहित है और एक बार जब वे मुक्त हो जाते हैं तो वे परमपिता परमेश्वर से कमतर नहीं होते। यदि हम अन्य पौधों और फूलों से शक्ति उधार लें तो वे और भी अधिक भयावह हो जाएंगे। सौभाग्य से ग्रासवुड एल्वेस कबीले काफ़ी सौम्य हैं और युद्ध करने का इरादा नहीं रखते हैं, इसलिए हमें ऐसी किसी घटना के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस उन्हें उकसाने की आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग निश्चित रूप से ऐसे आदमी को उकसाएगा नहीं।
अभी वह केवल इस गांव के स्थान को समझना चाहता था और वह भविष्य में यहाँ खुद आ सकता था। सड़क पर चलते हुए चेन जियांग ने देखा कि यहाँ बहुत से लोग व्यापार कर रहे थे। यहाँ के आदिवासी कुछ दिव्य औषधियाँ भी बेच रहे थे, लेकिन वे सभी निम्न स्तर की और घटिया गुणवत्ता वाली थीं। वह 5 मंजिल ऊंचे लकड़ी के मंडप में घुसा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने बैंगनी धुएं के दिव्य पर्वत के देवताओं को देखा, जो पहली मंजिल पर बैठे थे और एक तरह का हरा तरल पी रहे थे। चेन जियांग काउंटर पर गया और पूछा। तब उसे एहसास हुआ कि यह जूस इस जगह के लिए अनोखा था। इसे पीने के लिए 100 शेन युआन पत्थर की जरूरत होती थी, और इसका असर आत्मा को जगाने वाला था, जिससे शरीर की थकान जल्दी दूर हो जाती थी। यहाँ आने वाले कई लोगों ने इसे पिया और यहाँ तक कि कई कप भी पिए। चेन जियांग एक टेबल पर आया और 2 कप मंगवाए। एक कप पीने के बाद वह तुरंत ऊर्जावान हो गया, जैसे कि उसने अभी अभी आराम किया हो। उसका शरीर शुरू में थोड़ा थका हुआ था, लेकिन अब वह पूरी तरह से थक चुका था। इसके अलावा चेन जियांग ने एक तरह का सफ़ेद जूस भी देखा। इसका इस्तेमाल उपचार के लिए किया जाता था। अभी अभी एक बड़ा आदमी आया था, जिसके शरीर पर घाव थे। उसने एक कप पीने के बाद उसके शरीर के घाव जल्दी ठीक हो गए। चेन जियांग वहां बैठकर शराब पी रहा था। वह ये जानना चाहता था कि बैंगनी धुआं दिव्य पर्वत के देवता क्या कर रहे थे, और यह भी कि उसके पास किस प्रकार की योजना थी। करीब 1 घंटे बाद एक आदमी सराय में आया। अंदर घुसते ही वह सीधे पर्पल स्मोक डिवाइन माउंटेन से आए बैंगनी कपड़े पहने लोगों की मेज़ों के पास गया और बैठ गया। तुम बहुत जल्दी आ गए, बैंगनी वस्त्र पहने एक आदमी ने कहा। बैंगनी वस्त्र पहने यह आदमी कई लोगों का नेता था और थोड़ा ताकतवर भी था। जिस व्यक्ति की आप मुझसे जांच करवाना चाहते थे, उसकी जांच मैं पहले ही कर चुका हूं। वह वास्तव में हमारे सर्वोच्च दिव्य महल से है, और वह अपेक्षाकृत सक्षम व्यक्ति भी है। वह एक कीमियागर है, और वह डैन हॉल के 10वें हॉल में भी है, जो जियापिंग डैन को परिष्कृत करने में सक्षम है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं भी डैन हॉल से हूं, लेकिन मैं तीसरे हॉल में हूं। 10वें हॉल की तुलना में हमारा तीसरा हॉल थोड़ा कमज़ोर है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि 10वें हॉल का मास्टर बहुत शक्तिशाली है। चेन जियांग चौंक गया। यह आदमी वास्तव में सर्वोच्च दिव्य महल से था, और वह डैन हॉल के भीतर से भी था। वह उन महान युवा कीमियागरों में से एक होना चाहिए। दूसरा आदमी कहाँ है? बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने पूछा। उसके पास कोई सहारा नहीं है। अगर आप लोग चेन जियांग को खोजने के लिए सर्वोच्च दिव्य महल में जाना चाहते हैं, तो आपको इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए, क्योंकि 10वें हॉल का मास्टर बहुत डरावना है। तीसरे हॉल से शिष्य ने कहा, झांशी, क्यों ना हम कोई सौदा कर लें? तुम उस बदमाश को बाहर निकालने का कोई तरीका सोचो। जब तक हम उसे हमारे द्वारा बताई गई जगह पर सफलतापूर्वक फुसला कर ले आते हैं, हम तुम्हें कुछ लाभ दे सकते हैं। झांशी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई समस्या नहीं है। आप 50 मिलियन शेन युआन पत्थर के साथ भुगतान करने को तैयार हैं। 50 मिलियन शेन युआन पत्थर कोई छोटी संख्या नहीं थी, लेकिन बैंगनी कपड़े पहने आदमी ने तुरंत सहमति दे दी। चेन जियांग को चुपके से झांशी नाम याद आ गया। वह अपने दिल में चुपके से क्रोधित था। यह आदमी वास्तव में उसे बेचना चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था उस समय वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं बनेगा। आप लोग शायद इंतजार करना चाहें, क्योंकि अगले 2 महीनों में ये हमारे सर्वोच्च दिव्य महल की प्रतियोगिता होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके बाद मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। झांशी ने कहा। जब वे बाद की बातों पर बात करने लगे तो उन्हें लगा कि वे अधिक महत्वपूर्ण हैं, और वे सराय से चले गए। चेन जियांग ने पहले ही कुछ उपयोगी चीजें प्राप्त कर ली थीं, और वह ज़्यादा देर तक वहां नहीं रुका। सराय से बाहर निकलकर वह गांव में घूमता रहा। ये देखना चाहता था कि क्या वहां कोई दिव्य औषधि है जिसकी उसे जरूरत है। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे एक बूथ के ऊपर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह तुरंत उसके पास चला गया। बूढ़ी दादी फीफी, वह कैसी हैं? चेन जियांग ने जिस परिचित व्यक्ति को देखा वह जू लिंगफेई की दादी थी, वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने उसे पहले भगवान की जड़ बेची थी। चेन जियांग ने पहले भी अपना रूप बदला था, लेकिन बूढ़ी दादी ने चेन जियांग का सवाल सुनते ही तुरंत जवाब दिया। वह दयालुता से मुस्कुराई। वह भी बहुत अच्छा कर रही है। बूढ़ी दादी, क्या आप उसके साथ नहीं जा रही हैं? क्या वह अकेली होगी? चेन जियांग भी हंसा। उसने बूढ़े आदमी की दुकान पर दिव्य दवाओं को देखा और देखा कि वे सभी साधारण निम्न श्रेणी की दिव्य दवाएं थीं। पहले तो फीफी बहुत रोई, लेकिन भविष्य में उसे इसकी आदत हो जाएगी। कभी कभी उसे अपने दिल को मजबूत करना पड़ता है और फीफी को इस तरह के जीवन की आदत डालनी पड़ती है, अन्यथा जब मैं चला जाऊंगा तो वह क्या करेगी? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, युवक, तुम्हें कौन सी दिव्य औषधि पसंद है? मैं तुम्हें वह दूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे जोंगपिन दवा की जरूरत है। मुझे वास्तव में आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। बूढ़ा आदमी हंसा। ये जगह मेरा गृहनगर है, इसलिए मैं यहाँ बहुत सुरक्षित रहूंगा। जब भविष्य में फीफी के पास समय होगा तो वह भी यहाँ वापस आएगी।
यह उसकी मातृभूमि थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह ग्रासवुड एल्व्स थी? इसका मतलब यह था कि जू लिंगफेई भी उनमें से एक थी। लेकिन चेन जियांग को अभी भी संदेह था, अगर यह बूढ़ा आदमी वास्तव में घास की लकड़ी का कल्पित बौना था तो उसकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए। उस समय जू लिंगफेई को झांगझुओ के समूह द्वारा कब्जा नहीं किया गया होगा। दादी, मैंने सुना है कि यहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। वे किसी भी तरह से शक्तिशाली नहीं दिखते। चेन जियांग ने संदेह से पूछा। मैं पहले बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन किसी घटना के कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। उस समय मेरा मूड भी खराब था, इसलिए मैं फेई फेई को लेकर यहाँ से चला गया। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, उसकी आंखें दुख से भर गईं। चेन जियांग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार ये किसी की समस्या थी। मेरे बूढ़े आदमी वापस आ गए हैं। वह बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उनसे पहले मिल जाता तो शायद मुझे और परेशान नहीं किया जाता। बूढ़े आदमी ने चेन जियांग की पीठ की ओर देखा और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान प्रकट की। ये स्पष्ट था कि जिस बूढ़े व्यक्ति के बारे में वह बात कर रही थी वही उसका साथी था जिसे उसने अभी अभी पाया था। जब चेन जियांग ने पलटकर देखा तो उसका जबड़ा खुला रह गया। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में उसका मालिक हुआंग जिनतियन था। हुआंग जिनतियन ने चौंककर चेन जियांग को देखा। उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, क्योंकि चेन जियांग ने अपना भेष बदल लिया था और अपनी उपस्थिति छिपा रहा था। लिटिल रेड, ये छोटा शैतान कौन है? हुआंग जिनतियन हंसते हुए उसके पास गया। इस समय वह बहुत ही लापरवाह नहीं दिख रहा था, बल्कि बहुत ऊर्जावान दिख रहा था। मास्टर, यह मैं हूँ। चेन जियांग ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो मास्टर, अब आप सिंगल नहीं हैं। इस बार चौंकने की बारी हुआंग जिनतियन की थी। पहले वह चुपके से चेन जियांग के पक्ष में चला जाता था, लेकिन अब चेन जियांग की बारी थी। लानत है इस बदमाश पर। चेन जियांग को देखकर हुआंग जिनतियन खुद को रोक नहीं सका और जोर जोर से बात करने लगा। चेन जियांग के सिर की ओर थप्पड़ मारने लगा, मानो चेन जियांग हमेशा जियो चौ के सिर पर थप्पड़ मारता था। बूढ़े आदमी, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? इस आदमी ने पहले फीफी और मुझे बचाया था। जब बूढ़ी दादी ने हुआंग जिनतियन को चेन जियांग को मारते हुए देखा तो वह तुरंत चिंतित हो गई और हुआंग जिनतियन को डांटने के लिए दौड़ी। हुआंग जिनतियन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, वह मेरा शिष्य है। मैंने उसे बचपन से ही अन्याय का सामना करने पर तलवार निकालने की शिक्षा दी थी, उसे मुझे बचाना चाहिए था। बूढ़ी दादी समझ नहीं पा रही थी कि वे एक दूसरे को देखते ही गुरु और शिष्य क्यों बन गए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों चेन जियांग और हुआंग जिनतियान एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। चेन जियांग ने मन ही मन बुदबुदाया। हुआंग जिनतियान ने उसे तब केवल कुछ तरकीबें सिखाई थीं, लोगों को कैसे धोखा दिया जाए वगैरह। वह तुम्हारी मालकिन है, जल्दी करो और उसे बुलाओ। हुआंग जिनतियन हंसा। नमस्कार मालकिन। चेन जियांग ने तुरंत सिर झुकाया। छोटे हांग, चलो सामान पैक कर लें और वापस आकर बात करेंगे। हुआंग जिनतियन वहां गया और स्टाल हटाने में मदद की, फिर उसने चेन जियांग और बूढ़ी दादी को लिया और चला गया। उस बूढ़ी दादी का नाम याओ जियाओहोंग था और वे 1 महीने पहले एक दूसरे से मिले थे। उस समय याओ जियाओहोंग अभी अभी स्वर्गीय देव बेसिन से लौटा था और रास्ते में खतरे का सामना करना पड़ा, इसलिए हुआंग जिनतियन वह नायक था जिसने सुंदरता को बचाया। उन दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया और अंत में वे एक जोड़ी बन गए। हुआंग जिनतियन ने गर्व से बताया कि कैसे उसने रास्ते में कुछ शक्तिशाली विशेष देव जानवरों को हराया था। चेन जियांग ने पहले कहा था कि मरे हुए लोगों की जाति की विपत्ति बहुत भयानक थी। हुआंग जिनतियन पहले भी कई बार इससे गुजरा था, लेकिन वह इससे उबरने में सफल नहीं हुआ था, इसलिए इसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और उसकी साधना अपंग हो गई। अगर वह उस विपत्ति से गुजर सकता है जो उस पर आने वाली थी, तो वह अपनी खोई हुई यादों को वापस पा सकेगा। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक वाक्य है। अपडेट की गति अन्य स्टेशनों से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए ज्यादा विज्ञापन नहीं है। चेन जियांग हुआंग जिनतियन के घर आया। छोटा सा घर हलचल भरे गांव से बहुत दूर था, इसलिए यह अपेक्षाकृत शांत था। ये हुआंग जिनतियन का घर नहीं था, बल्कि याओ शियाओहोंग की बूढ़ी दादी का घर था, जहां वह बड़ी हुई थी। ये गांव घास की लकड़ी के कल्पित बौने याओ शियाओहोंग का जमावड़ा स्थल था। वह यहीं पली बड़ी थी। एक बार फिर इस जगह पर लौटने से पहले वह लंबे समय तक बाहर घूमती रही। हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग के साथ सुप्रीम डिवाइन पैलेस में प्रवेश किया था, लेकिन हुआंग जिनतियन सुप्रीम डिवाइन पैलेस में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सुपर गॉड दायरे का पता लगाने का विकल्प चुना। हालांकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह घर बसाने की योजना बना रहा था। चेन जियांग ने फलों के रस का एक घूंट लिया जो हुआंग जिनतियन ने उसके लिए डाला था। ये बहुत सुगंधित और मीठा था। मास्टर, आपकी महान विपत्ति। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, उसने हुआंग जिनतियन को एक भयंकर घूर से देखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जिस पत्नी से वह अभी मिला था उसे इस मामले के बारे में पता चले। हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, मेरी चिंता मत करो, क्या ये सिर्फ एक आपदा नहीं है?
जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो मैं निश्चित रूप से इससे बाहर निकल पाऊंगा। इस बूढ़ी औरत को मत बताना कि अगर उसे पता चल गया तो वह निश्चित रूप से हर दिन मेरी चिंता करेगी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा कि उसे भी उम्मीद है कि हुआंग जिनतियन उस महान संकट से गुजर सकता है। उसे लगा कि अचानक इस बूढ़ी दादी के साथ जोड़ी बनाने से उसे इस महान संकट से पार पाने में अधिक आत्मविश्वास मिल सकता है। तुम बदमाश, क्या तुम सर्वोच्च दिव्य महल के अंदर ठीक नहीं हो? तुम अब बाहर क्यों भाग रहे हो? तुम अंदर क्यों नहीं छिप जाते और कोई परेशानी नहीं खड़ी करते? हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग के लिए उस स्वादिष्ट फलों के रस का आधा कटोरा और डाला। याओ शियाओहोंग बाहर फर्श साफ कर रही थी और एक छोटी सी धुन गुनगुना रही थी। हालांकि वह एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी, लेकिन इस समय वह बहुत ही युवा जैसी लग रही थी। चेन जियांग ने उस फल के रस को चुस्कियों के साथ पिया। हालांकि यह अच्छा था, लेकिन वह इसे एक ही घूंट में पीने को तैयार नहीं था। मैं दिव्य औषधि गुरु की तलाश करने जा रहा हूँ। ये किस तरह का फल का रस है? बहुत स्वादिष्ट। हुआंग जिनतियन ने बोतल रख दी। इस तरह के दिव्य फल के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। इसे पूरा पीने के बारे में मत सोचो। चेन जियांग हंसा, बस मुझे उस दिव्य फल का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो। जब हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग की मुस्कान देखी तो उसे पता था कि अगर वह उसे नहीं देगा तो चेन जियांग कभी नहीं रुकेगा। उसे बस चेन जियांग के लिए एक छोटा सा टुकड़ा काटने की जरूरत थी। बेटे, बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए सर्वोच्च दिव्य महल के अंदर रहो। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। जब मैं ऊब जाऊंगा तो मैं तुम्हें भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करूंगा। हुआंग जिनतियन ने बार बार चेतावनी दी। मास्टर, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पहले से ही इस तरह का पूर्वाभास है। वास्तव में, भले ही मैं सर्वोच्च दिव्य महल में रहूं, मैं शायद इससे बच नहीं पाऊंगा। चेन जियांग ने आह भरी। हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग के सिर पर दस्तक दी। क्या तुम फिर से कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? चेन जियांग ने अपना सिर रगड़ा और बुदबुदाया, गुरु, ये दिव्य राष्ट्र मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि मेरे पास भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक है। कुछ समय पहले ये बिदोंग को मुझसे पूछताछ करने के लिए दिव्य राष्ट्रों में बुलाया गया था और उसने कहा कि 1 या 2 महीने में वे दिव्य राष्ट्र हमारी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोगों को भेजेंगे। हुआंग जिनतियन ने छोटे से हॉल में इधर उधर टहलते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। ऐसा लग रहा था कि उसे दिव्य राष्ट्रों के मामलों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। ये वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। ये ठीक है, तुम्हें ये कैसे पता चला? चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। हुआंग जिनतियन ने त्यानयान भगवान के रिकॉर्ड की अपनी प्रति निकाली और उसे आगे पीछे पलटते हुए खुद से बुदबुदाया, नहीं, कुछ बड़ा हुआ होगा। ये किस तरह की बड़ी घटना है? मैं अब ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्वर्ग विस्तारित विधि के साथ क्या हो रहा है। चेन जियांग भी बहुत उत्सुक था। उसने कहा, ये सर्वोच्च दिव्य महल की बड़ी प्रतियोगिता नहीं हो सकती है ना? इसे भी एक बहुत बड़ा मामला माना जा सकता है। हुआंग जिनतियन ने अपना सिर हिलाया, ये निश्चित रूप से मेरी गणना नहीं है। भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी चीजें इस बात से संबंधित हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, और यह मामला आपसे संबंधित प्रतीत होता है क्योंकि मैंने शुरू से ही आपसे इसकी गणना की है। बहुत अजीब है। चेन जियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि 1 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे दुनिया के संचालन पर असर पड़ेगा। चाहे वह कितनी भी परेशानी क्यों न खड़ी कर दे, वह ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? याओ शियाओहोन बाहर से वापस आए और जब उसने देखा कि चेन जियांग का कप पहले से ही उसके नियंत्रण में है तो उसने उसे डांटा, बूढ़े आदमी, तुम उसके लिए खाना क्यों नहीं डाल रहे हो? तुम इधर उधर क्यों नहीं घूम रहे हो? याओ शियाओहोन ने देखा कि हुआंग जिनतियन इस तरह भौहें सिकोड़ रहा था मानो वह किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में सोच रहा हो, और उसने इस बारे में बात करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने एक छोटी बोतल निकाली और उसमें थोड़ा जूस डाला और फिर चेन जियांग की तरफ देखकर दयालुता से मुस्कुराई। युवा लोगों को ज्यादा पीना चाहिए ताकि उनमें बुराई को खत्म करने की ताकत हो। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए एक घूंट लिया और फिर बार बार फलों के रस की तारीफ की। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि हुआंग जिनतियन इतना कीमती क्यों था। मास्टर, मैं पहले जा रहा हूँ। मुझे अभी कुछ और दिव्य औषधियाँ ढूंढने जाना है। चेन जियांग ने फलों का रस पीने के बाद हुआंग जिनतियन पर चिल्लाया। हुआंग जिनतियन आगे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे वह अपने स्वर्ग विस्तारित विधि से कोई करतब दिखा रहा हो। जब उसने चेन जियांग को ये कहते सुना कि वह जाने वाला है तो उसने सहजता से कहा, चलो चलते हैं। सड़क पर सावधान रहना। याओ जियाओहोंग ने चेन जियांग को दरवाजे से बाहर देखने के बाद उसे कुछ वाक्यों के साथ समझाया कि वह चेन जियांग के बारे में बहुत चिंतित थी और उसके साथ एक पोते की तरह व्यवहार करती थी। चेन जियांग का दिल गर्म हो गया जब उसने महसूस किया कि उसके लिए बुजुर्गों की देखभाल है, और फिर वह उस दिशा की ओर चल पड़ा जिस ओर याओ शियाओ ने इशारा किया था। युएर ने गांव छोड़ दिया और कहा, वह बूढ़ी दादी बुरी नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह पहले से ही अपनी ताकत खो चुकी है, अन्यथा वह इतनी बूढ़ी नहीं होती।
उसने भयानक चीजों का अनुभव किया होगा। सौभाग्य से वह अभी भी एक घास की लकड़ी के कल्पित बौने के रूप में उच्च स्तर की प्रतिभा को बनाए रखती है। उसे कुछ दिव्य दवाओं को महसूस करने और यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि वे आसानी से कहाँ हैं। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि याओ शियाओहोन के पास कुछ अधिक कीमती दिव्य औषधियाँ क्यों थीं। पता चला कि उसके पास इस तरह की क्षमता थी। भले ही वह गांव से बहुत दूर था, फिर भी चेन जियांग ने लिटिल लाइटनिंग को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर वह उन बैंगनी धुएं वाले दिव्य पर्वतों के देवताओं से मिला तो वे उसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वह लिटिल लाइटनिंग को पहचान सकता था। जब वह याओ शियाओहोंग के घर से निकला था तो उसने एक बार इस बुजुर्ग से इस जगह के बारे में पूछा था और पता चला था कि यह अभी भी एक कीमती दिव्य औषधि है। जब तक वह भाग्यशाली रहा, वह यहाँ एक कीमती दिव्य औषधि पा सकेगा। चेन जियांग अपना बैग लेकर अकेले ही प्राचीन जंगल के बीच में चल पड़ा। जब सूरज ढल जाता था तो प्राचीन जंगल के अंदर का जंगल ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट के कारण अजीबोगरीब आवाजें निकालता था। आज रात आसमान में घने बादलों के साथ प्राचीन जंगल बेहद अंधेरा था, जिससे ये कुछ हद तक डरावना लग रहा था। इस जंगल में कोई चमकता हुआ फूल या पौधा नहीं है। ये बहुत अंधेरा है। दूर से एक बड़बड़ाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। चेन जियांग चलते हुए अचानक किसी को बोलते हुए सुना। यही तो वह कहना चाहता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस आवाज से परिचित था। अगर उसे सही से याद है तो उस व्यक्ति का नाम झांग शी था, जो थर्ड डैन हॉल का युवा कीमियागर था जिससे वह सराय में मिला था।